हाय गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे जबरदस्त वाले विक्ट्री के वीर चैंपियन। स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर और आपके धमाकेदार बैच यानी विक्ट्री 2025 के बैच के अंदर। दिस इज योर मेंटर, योर फ्रेंड, योर गाइड कुणाल दिस साइड। उम्मीद है सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत लाजवाब होंगे। तो दोस्तों यार, आपके साथ लास्ट सिविक्स का क्लास में नहीं कर पाया था। रीजन इज सिंपल कि यार खड़े होने की भी हालत नहीं थी, तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन उसके जस्ट बाद भाई वेंसडे से एकदम रफ्तार पकड़ ली। तो वेंसडे यानी कल बच्चों को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि यार इकोनॉमिक्स वाली क्लास मैंने बच्चों को पढ़ाई थी और ये भी कहा था कि भैया सिविक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी 6:30 बजे से, तो चले आना। कहां पे चले आना दोस्त? अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के ऊपर। तबीयत पहले से काफी बेहतर है और इसी वजह से आपके सामने भी हूं मेरे दोस्त, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यार कि आप लोग का वो जो कहता होता है ना कि यार एक वो मोटिवेशन होता है कि आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको पढ़ाना है, आपको सिखाना है, समझाना है। तो इस सारी चीजों का जो मोटिवेशन है एक तरीके से मेडिसिन की तरह काम करता है। एंड अगेन आई एम बैक हियर, ठीक है। स्वागत है बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन है, इंडिया अफगानिस्तान का सुपर 8 मैच है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी हलचल हो रही है और इन्हीं हलचल को हम आज जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या हुआ था यार, मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में, 48-49 डिग्री टेम्परेचर है। मैं धूप में आता हूं स्टूडियोज, धूप मतलब जब पीक धूप होती है। एंड ऑटो से आने की गलती है यार, ऑटो से आने टाइम पे वो जो गरम गरम हवा है वो शरीर के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा फीवर था, बहुत सारा डिहाइड्रेशन था बॉडी में, ठीक है, वीकनेस था। एंड सारी चीजों को एक दिन में रिकवर करके, मतलब दवाई वाई खा करके, देखो फुली फिट तो नहीं हुआ हूं, ये नहीं कह सकता कि यार फुली फिट हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ यार आपको पढ़ाना है, आपको सिखाना है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है दोस्त, यहां पे आना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल एज दैट। एंड बस कोई नहीं यार, जब आप लोग से बात होती रहती है तो तबीयत का पता चलता भी नहीं है ना। ऐसे घर पे रह करके आदमी ज्यादा बीमार फील करता है, तो जरूरी है कि आगे बढ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सर गाड़ी खरीद लो यार, पैसे होने चाहिए जीवन में दोस्त उतने गाड़ी खरीदने के लिए भैया उतने पैसे होने चाहिए, तो इतना पैसा तो है नहीं यार। तो गाड़ी कैसे खरीदे आदमी? बहुत पैसा चाहिए भैया गाड़ी खरीदने के लिए। यहाँ हम कैब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम गाड़ी की बात कर रहे हो, मजे ले रहे हो हमारे, हैं? चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके चलो, एक बड़ी प्यारी सी बहुत ही प्यारी सी यार अमिताभ बच्चन का ना एक वो बड़ा प्यारा सा वो है, क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी सी अच्छी सी पोइट्री है। एंड क्लास की स्टार्ट उसी से करते हैं, बच्चे तब तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और बड़ी प्यारी सी कविता है, बड़ी प्यारी सी पोइट्री है, उसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, तब तक बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे, हम लोग अपनी क्लास को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू, और बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, समय को तेरी तुझसे ज्यादा भी तलाश है ना। चलिए, तो बहुत प्यारी कविता, एक बड़ी प्यारी बॉलीवुड मूवी आई थी, तो उसमें अमिताभ बच्चन की बड़ी प्यारी सी पोइट्री है, बड़ी मोटिवेशनल सी है, बड़ी बढ़िया सी है, ठीक है। तो लाइफ में यार बहुत बार आप डाउन फील करते हो, लो फील करते हो, तो ऐसे समय पे ऐसी सारी चीजें जो है बड़ी काम आती हैं। चलिए क्लास में आगे बढ़ेंगे यार। वेकेशंस पे जाने से पहले, यानी जितने बच्चे वेकेशंस पे हमारे गए थे, एक हफ्ते का ब्रेक आपको मिला था, एक हफ्ते की छुट्टी आपको मिली थी यहाँ पे, है ना, ताकि आप अपने बैकलॉग्स का कवर कर सकें। कुछ बालकों ने खेलने कूदने में सारी छुट्टियां निकाल दी होंगी, मुझे पता है, ठीक है। आप अपने होमवर्क कर सकें, बैकलॉग्स कर सकें, इसके लिए आपको एक समर ब्रेक यहाँ पे प्रॉपर दिया गया था 1 वीक का। तो बहुत सारे बालक नादान, शैतान, मासूम है ना, इन्होंने क्या किया होगा यार कि अपनी छुट्टियां काफी वेस्ट भी कर दी होंगी, है ना। चलिए कोई बात नहीं यार, बच्चे हो तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे काम तो करोगे ही करोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यार जब भी कभी ऐसा ब्रेक वगैरह आपको मिलता है ना, तो ट्राई किया करिए कि आप लोग उसको बढ़िया से यूटिलाइज करो। जाने से पहले मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ क्वेश्चंस करूंगा। तो यार चलिए, आपको क्लास की प्रथा तो पता ही है। तो आज देखो बेटा, अपन क्या करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट, ये चैप्टर तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट कह लीजिए, यूनियन पार्लियामेंट कह लीजिए, पार्लियामेंट कहते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट तो बहुत छोटी बात हो गई। तो बेसिकली चैप्टर है अपना यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट की जब भी आप बात करते हैं तो पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं। वहां पे होते हैं राष्ट्रपति साहब यानी द प्रेसिडेंट, लोकसभा के लोग और राज्यसभा के लोग। तो पार्लियामेंट को हमेशा 3 चीजें बनाती हैं। क्या क्या बनाती है मेरे दोस्त? पार्लियामेंट बनता है प्रेसिडेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से, यानी पीएलआर। आपको ये 3 लेटर्स याद रखने हैं, पीएलआर। तो पार्लियामेंट किससे बना है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। तो आज हम लोग लोकसभा की बात करेंगे, आज हम लोग कुछ नॉन फेडरल फीचर्स की बात करेंगे, हमारे देश के पार्लियामेंट की हम लोग बात करेंगे। आज स्पीकर का रोल क्या होता है, क्या क्या, अगर आपको विधायक बनना है, ठीक है, अगर आपको इस आदमी जैसा बनना है, देखिए प्रणाम भैया, तो अगर आपको प्रणाम भैया बनना है, अगर आपको विधायक जी बनना है, तो विधायक जी बनने के क्या क्या क्वालिफिकेशंस होते हैं, विधायक जी बनने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, सारी बातें आज जानेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। ठीक है दोस्त, चलिए तो बेटा जल्दी से इसी बात पे एक काम कर लेते हैं, जल्दी से लेट्स हैव अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल करते हैं बड़ा बच्चे। चलिए तुड़ू तुड़ू बेटे तारा रारा, बहुत बढ़िया। तो भैया हाँ सर, कंप्यूटर क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है यार, कंप्यूटर क्लासेस के लिए मैं ऑलरेडी बोल दिया है, मैंने कल भी बोला था, बच्चों ने कहा था कि क्या कहते हैं सर कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही। तो देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, मैं एज अ फैकल्टी बोल सकता हूं, ठीक है, मतलब मैंने अपनी साइड से बोल दिया है। टीचर भी शायद हायर हो गए, मतलब टीचर पहले से भी थे, फ्री हो गए आई गेस, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मतलब उनको ऑलरेडी बोल दिया है, मेरे को भी यही कम्युनिकेशन था कि वो शॉर्टली स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगेन बच्चे, मैंने दोबारा से बोला हुआ है, मेरे पास भी कोई परफेक्ट कम्युनिकेशन आएगा तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। फिलहाल मैंने कल बोल दी थी चीज रात को, अभी तक तो नहीं आया है, जैसे ही आता है मैं आपको यहां पे बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास भी आना चाहिए दोस्त, तो आई एम ऑल्सो लाइक यू, है ना, तो मैं भी आपको पढ़ा ही रहा हूं, तो मैं आपकी बात को आगे रख सकता हूं, वो मैंने कर दिया है। तो जैसे मेरे पास कम्युनिकेशन आती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डन। चल आगे बात करते हैं। सर आर यू वेल नाउ? हाँ बच्चे, कंप्लीटली वेल तो नहीं हूं, है कंप्लीटली वेल तो नहीं कहूंगा कि यार पूरी तरह 100% फिट हुआ है, 100% फिट नहीं हूं, लेकिन कोई नहीं, क्लास वास तो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ गार्गी, मुझे याद है, याद है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। आइए तो क्लास की प्रथा के अनुसार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन है। तो क्लास की प्रथा क्या कहती है सर? कि क्लास की प्रथा कहती है कि क्लास की शुरुआत किससे होनी चाहिए? एक सवाल से होनी चाहिए। और जो बेटा एक हफ्ते की छुट्टी के बाद भी ना दोबारा कह रहा है कि सर एक्सप्लेन करो, तुम सबसे पहले अपने आप को सही करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। तुम्हें एक हफ्ते का छुट्टी मिला है, उसमें तुमने पूरा छुट्टी वेस्ट किया है, तुम एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैं चैप्टर पढ़ के आ जाऊं। मतलब बच्चे इस अप्रोच के साथ आईसीएससी का पेपर लिखने जाओगे तो गुरु घंटा घंटाल हो जाएगा सब, ठीक है। तो ये अप्रोच बदलो यार, ये आलस अप्रोच होती है। फिर कहते हो सर बैकलॉग बन जाते हैं, सर हमसे सब्जेक्ट नहीं हो रहा सर। तो बेटा तुम आलसी बने रहोगे तो कहां से तुमसे सब्जेक्ट होगा? कोई तुमको मतलब एकदम ऐसा थोड़ी कि मैजिक पोर्शन बनाएगा तुमको पिला देगा। तुम एक नंबर के आलसी बन के घूम रहे हो, हैं एकदम पड़े हुए, एक हफ्ता बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है दोस्त। थोड़ी मेहनत तुम करोगे तब जाके काम। बेटा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा अभी, रुक जाओ तुम, है कि बालक जो है एक हफ्ता पूरा बर्बाद कर रहा है सर। देखो बहुत सिंपल है, अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपन ने फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। फेडरल मतलब क्या होता है कि भैया पावर को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और हमारे देश में भी हम लोग पावर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं? पावर्स को डिवाइड करते हैं, पावर्स को शेयर करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि ताकि हमारे जो बड़ा सा भारत देश है इसको सही तरीके से मैनेज किया जा सके। तो भारत में बेटा कानून बनाने के लिए एक पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट का मतलब होता है जहां पे आपके लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और इस पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और इन सबके साथ मिलकर हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, या महोदया, महोदया मतलब फीमेल, बिकॉज अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, यानी एक फीमेल प्रेसिडेंट है, ठीक है बच्चे। तो ये तीनों मिलकर के हमारे देश का पार्लियामेंट बनाते हैं, जिसको आप सांसद कहते हैं हिंदी के अंदर, संसद भवन, जहां पे सारा कानून बनता है, पूरा देश वहीं से चलता है। पूरे देश के लिए क्या क्या पॉलिसी डिजाइन की जानी है, क्या क्या लॉज बनाए जाने हैं, ये सारी की सारी चीजें बेटा वहीं डिसाइड होती हैं, ठीक है। और हमारा देश क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक बढ़िया रिपब्लिक कंट्री है, हम लोग पावर्स को हमेशा यहां पे शेयर करते हैं, यानी आपस में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चल अब फटाफट से एक क्वेश्चन किया जाए, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। फटाफट से एक बढ़िया सा सवाल करेंगे, मस्त वाला सवाल करेंगे। चल तो क्वेश्चन ये कहता है मेरे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ठीक है, कि नंबर 1 कि इंडिया शेयर्स पावर्स विथ डैश, ठीक है। 4 ऑप्शन, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। दूसरा आपका बेटा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी ओनली विथ मिलिट्री,
एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। चलिए, अब आपको ये बताना है कि भारत के अंदर यार हम लोग पावर कहां कहां पे शेयर करते हैं। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सिर्फ मिलिट्री के साथ पावर शेयर करते हैं या फिर यार दोनों के साथ करते हैं, बोथ एंड बी करते हैं। 45 सेकंड्स का टाइम है बच्चों के पास, 4 ऑप्शन है बच्चों के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। चलिए जी, तो आपका समय यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फटाफट से। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स करते हुए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, क्या बात है, वेरी नाइस। कॉफी पिएगा कोई बढ़िया सी कॉफी यार, जो हमारे ऑफिस के अंदर नहीं आती है मतलब अपने यहाँ एक मशीन लगी हो भैया, उसमें पहले बहुत बढ़िया दूध आता था, एकदम मजेदार अमूल का दूध। आज उस दूध में पानी मिला दिया जाता है, समझ रहे बेटा, मिलावट चल रहा है अंदर सब, ठीक है, सब मिलावट चल रहा है एकदम खतरनाक तरीके से। अभी क्या दूध में पानी मिला दिया जाता है तो कॉफी बहुत बेकार आती है। चलिए कोई नहीं, बेटा जिसका पोल नहीं चल रहा ना बच्चे, पहले तो आप अपना अपडेट करके देख लो, और अगर नहीं होता है तो आप यहां पे चैट पे आंसर कर दो। अगर आपका आंसर करेक्ट है आप 10 पॉइंट्स अपने को दे देना, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स, अरे वाह, थैंक यू सर, भैया देखो सही आंसर करने वाले को मिलेगी गर्मा गर्म कॉफी, तुम बाकी तो मामला समझ ही गए हो, ठीक है। तो देखो गर्मा गर्म कॉफी मैंने मंगा ली है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पानी ज्यादा, दूध कम है, और इसके अलावा कॉफी का पाउडर तो देखो है नहीं यार, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, तो बच्चों ने करेक्ट आंसर्स कर दिए, वेरी नाइस गाइस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। चलिए यार वॉइस आई गेस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो आप बच्चे अपना डिवाइस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो तो आपको वॉइस प्रॉपर मिलेगी। कई बार अगर आप 240p पे वॉच करते हो या 240p वाली क्वालिटी पे देखते हो तब भी बच्चे आपको वॉइस कंपैरेटिवली लो ही दिखेगी, ठीक है। डिफर करता है कि आप कौन कौन सी क्वालिटी के ऊपर अपना वीडियो देख रहे हो। डन, चलिए, तो भैया सिंपल सा आंसर बहुत क्लियर है बच्चे की, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी, कि भैया भारत में हम लोग पावर को शेयर करते हैं लेवल्स के साथ भी और ऑर्गन्स के साथ भी। लेवल्स का मतलब होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक लोकल सरकार है। लोकल सरकार मतलब पंचायत हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम हो गया, ठीक है। ये किसका पार्ट है? लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि भारत के अंदर लेजिस्लेचर है जहां कानून बनता है, एग्जीक्यूटिव यानी वो लोग जो इस कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और जुडिशरी यानी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो कि सारे लड़ाई झगड़े को यहां पे सॉल्व करता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, आप बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर्स किए हैं, बहुत बढ़िया। 69% बच्चा ही कह रहा है सर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छा था, बढ़िया अटेम्प्ट किया आप सबने। फरहान, हमजा, आर्नव, राशि, मौलिक, सानवी, विवेक, चिन्मय, अभिजीत, एंड वी हैव मंजिला विद अस। तो वेरी नाइस गाइस, आगे बढ़ते हैं बड़ा बच्चे, लेट्स मूव ऑन फर्दर, ठीक है। ओके, चलिए यार देखो, हाँ लेवल सबके निकलेंगे, बहुत बढ़िया बात है। देखो यार कुछ बच्चे ना ब्लॉक हो रहे हैं कुछ इधर उधर के वर्ड्स लिख करके, तो प्लीज एक बार केयरफुल रहना दोस्तों, मैं आपको सबको बता रहा हूं भाई। तो कुछ बालक हमारे बेमतलब में भी ब्लॉक हो जा रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा चैट्स के ऊपर, बिकॉज थोड़ा सा पिछलों का जो मैकेनिज्म है, हमारा जो टेक वाला मैकेनिज्म है, उसमें थोड़ा चल रहा है ग्लिच। तो अगर कोई बालक मतलब गलती से ब्लॉक हो जाता है तो यार उसमें फिर अपने पास पावर खत्म हो जाता है भाई आपको अनब्लॉक कराने का। तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। तो किसी का हाल मत पूछना, किसी का चाल मत पूछना, किसी के घर में हो रहा बवाल मत पूछना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लेट्स मूव ऑन फर्दर, ठीक है जी। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, है ना, हमने जस्ट अभी क्वेश्चन में भी ये चीज ऑप्शन में देखी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब आप ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हो तो देखो हमारे पास ना 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर कह लीजिए, एग्जीक्यूटिव कह लीजिए, और तीसरा हो जाता है आपका जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर ये वर्ड आपको कहीं पे दिख जाए, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए, आप सिंपल भाषा में समझ जाइएगा, दैट इज टू मेक द लॉज। जब जहां पे कानून बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कि किस तरीके से जनता को बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे हमारे देश का पार्लियामेंट, हमारे देश का संसद भवन एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका? लेजिस्लेचर का, जहां पे लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, किसी भी सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव। अब आपका कानून बन गया, आपकी पॉलिसी बन गई, अब उस पॉलिसी को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। अब यहां पे काम आता है आपके मिनिस्टर्स का, आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का। जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना, बोला जाता है भैया पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। तो जो आईएएस वाईएएस होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाते हैं,
मेक श्योर करते हैं कि सरकार ने जो बेनिफिट्स यहां पे निकाले हैं वो लोगों तक पहुंच पाए। आई बात समझ में? तो इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम लोग? एग्जीक्यूटिव। अब एक जो मंत्री होता है आपका, जो मिनिस्टर होता है, वो दोनों का पार्ट है। वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। कैसे? लेजिस्लेचर के अंदर जब वो पार्लियामेंट में बैठेगा तब वो कानून बनाने में मदद करेगा, पॉलिसी बनाने में मदद करेगा, और वही मंत्री किसी ना किसी डिपार्टमेंट का लीडर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री, जैसे अभी अमित शाह की बात कर लीजिए, तो अमित शाह देखिए लोकसभा में भी बैठते हैं, कानून बनाने में, पॉलिसीज बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। प्लस जो उनकी मिनिस्ट्री है, जिसके वो हेड है, जैसे हमारी होम मिनिस्ट्री है, तो उसके भी जितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह होते हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने में, लोगों तक पहुंचाने में भी वो मदद करते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए, जयशंकर जी, तो जयशंकर जी देखिए लोकसभा के अंदर भी बैठेंगे, कानून बनाने में, पॉलिसीज बनाने में भी रोल प्ले करेंगे। प्लस जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको भी सही तरीके से लीड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। तो एक मंत्री का यहां पे रोल अगर आप देखोगे बेटा, तो दोनों जगह है, कानून बनाने में भी है और उसको लोगों तक पहुंचाने में भी है। ठीक है, तो एक मंत्री यहां पे लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी जुडिशरी, जिसको हम थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। जुडिशरी का काम है कि अगर कोई भी यहां पे लेट सपोज कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाया, कोई ऐसा कानून बनाया जो आम आदमी के बेनिफिट के लिए नहीं है, आम आदमी उससे बिल्कुल बेनिफिट नहीं कर रहा है, इंसान प्रोटेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो अब आप किसके पास जाओगे? अब आप जाओगे जुडिशरी के पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा भी आज देश के अंदर जो है नीट एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब बड़े लेवल पे काफी हल्ला मचा हुआ है। बच्चे बहुत परेशान है कि बच्चों के साथ जो है नीट का सही रिजल्ट उनको नहीं दिया गया, कुछ बच्चों के साथ इनजस्टिस किया गया है। अब ये सारे बच्चे अपनी गुहार कहां लगाएंगे जाकर के? ये सारे बच्चे किसके पास रिक्वेस्ट लेकर के जाएंगे? ये जाएंगे कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास, बिकॉज जुडिशरी के पास वो ताकत है, वो वहां पे उसके पास वो पावर है कि वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को यहां पे सॉल्व कर पाए। तो जब आपके कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं, तो जुडिशरी आपका एक परफेक्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यार भारत के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, और इनको ऑर्गन्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीजों को यार लोगों तक पहुंचाने में, उस चीज को क्रिएट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और मजे की बात क्या है यार कि ये सारे के सारे ऑर्गन्स ने इक्वली पावरफुल भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जुडिशरी ज्यादा पावरफुल है, एग्जीक्यूटिव ज्यादा है या लेजिस्लेचर ज्यादा है, तो तीनों इक्वल नंबर ऑफ पावरफुल है। ठीक है, यानी तीनों एक दूसरे की पावर को बैलेंस बना के रखते हैं, एंड ये इसीलिए किया गया है ताकि कोई एक इंसान ज्यादा अपनी पावर का बेनिफिट ना उठा पाए। ठीक है, चलिए, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से भारत के अंदर पावर को शेयर किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। तो ये तो हो गए मेरे दोस्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर्स, कुछ फेडरल फीचर्स। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं संविधान से जुड़ी हुई। चलिए, बड़ी प्यारी सी बात है, सारे बच्चे यहां पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे देखेंगे। बेटा जितने बालक यहां पे चैट के अंदर समय वेस्ट कर रहे हैं ना, फिर वही बालक होते हैं जो बाद में रोते हुए आते हैं कि सर हम ब्लॉक हो गए सर, है ना सर, हम तो ये नहीं कर रहे थे सर, हम वो नहीं कर रहे थे, है ना। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है कि जैसा एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब एक बड़ी पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, मालिक जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर मत रोना मेरे से कि सर हम ये हो गए वो हो गए, हमने तो यही किया था, हमने तो वही किया था, बिकॉज सिंपल सी बात है बेटा, मेरे पास या किसी भी फैकल्टी के पास, हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता कि हम आपको ब्लॉक करें, हम आपको अनब्लॉक करें। एक प्रॉपर टेक टीम होती है जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरी चीज को देखने की। अब वो बेचारे एआई को नहीं पता कि आप ये पूछ रहे थे कि हाल कैसा है जनाब का, ठीक है, ये पूछ रहे थे कि तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया, तो ये सारी चीजें एआई को नहीं पता होती, उसको सिंपल दिखता है कि बेटा तुमने कांड किया, चलो ब्लॉक कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे काम मत करो, है ना, जिससे कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ते, चलिए। अच्छा, इस पे ऐसे लिखने को आया था, हाँ जी, एग्जैक्टली। सर आज वॉच पहन के आ रहे हैं, आए हैं भैया, वॉच पहन के आए हैं यार, बताऊंगा अभी वॉच कौन सी है। ठीक है, पहन के आए हूं भैया, वॉच पहन के आया, समझ रहे तुम, पुश्तैनी जमीन बेच के वॉच लिए भाई। चलो, अपनी नहीं, पड़ोस के दादा की। चलो आगे बात करते हैं ना। पड़ोस के दादा की जमीन बेची है बेटा, हाईवे वाली, समझ रहे हो तुम। हाँ, मेरे दादा की तो थी नहीं, तो पड़ोस वालों की बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, चार्ट पे। ठीक है, चार्ट कह रहा हूं मतलब इस पे ध्यान दो। अच्छा, अब स्टेट्स के पास यहां पे ना प्रॉपर अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वो सरकार की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? राज्यसभा के थ्रू।
अब देखिए राज्यसभा का रोल क्या होता है। अब आपको लगता होगा सर राज्यसभा के लोग कौन अपॉइंट करता है, तो राज्यसभा के लोग देखो हम नहीं अपॉइंट करते, हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता उसका। तो राज्यसभा के लोग आते हैं स्टेट असेंबली से, ठीक है। तो स्टेट असेंबली से इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है और वहां से जो राज्यसभा के लोग हैं वो आपके यहां पे चूज किए जाते हैं। और मजे की बात क्या है कि बेटा जब कभी भी कोई कानून बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों डिस्कस करके ही उस चीज को आगे बनाते हैं। तो यहां पे एक बात और क्लियर हो रही है कि यार स्टेट्स को भी हमने अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन यहां पे दिया हुआ है कि राज्यसभा के थ्रू वो डिसीजन मेकिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए एक और खास बात, फाइनेंशियल रिसोर्सेस का क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होना, कि यानी जीएसटी कैसे लगाया जाएगा, इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, हाउस टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ये सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस का क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया तो एक बात कही गई कि जीएसटी को दो तरीके से डिवाइड किया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, तो 18% जीएसटी में से 9% जाएगा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और 9% जो है आपका जाएगा यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को। डन, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां पे इसको हम कई बार डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया भैया फाइनेंशियल सोर्स का डिवीजन। अब सारा का सारा जीएसटी अगर सेंट्रल को चला जाता तो स्टेट वाले तो कहते हैं यार हमारा भारी नुकसान हो गया भैया, ये तो दगाबाजी हो रही है हमारे साथ, गद्दारी हो रही है भाई, है कि नहीं। तो इसी वजह से संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसे कमा सकती है, किधर किधर से इसके पास रुपया आएगा, पैसा आएगा, ये क्लियरली मेंशन्ड है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा हो ही ना भाई। सिंपल सी बात है, नहीं तो ऐसा है मेरा 150 रुपया निकाल दे स्टेट वाले ऐसा हो लगता है, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल में लड़ाई झगड़ा ना हो, लोकल वाले में भी लड़ाई झगड़ा ना हो, सबका फाइनेंशियल सोर्स कि भैया पैसा कहां से आएगा, कौन से टैक्स आप लगा सकते हैं, सबका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कहां डाल दिया हमने उठा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई लड़ाई झगड़ा माफ करो, ठीक है, और आगे की बात साफ करो। चले अच्छा, अब यहां तो हमने भैया बहुत तारीफ कर ली संविधान की, हमने कहा यार संविधान एक नंबर का ओपी है, संविधान बहुत बढ़िया है हमारा, एक नंबर संविधान है, ठीक। अच्छा मजे की बात क्या है, देखो यहां पे कि हमने क्या कहा था, आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि आर्टिकल 1 कहता है संविधान का, क्या कहता है आर्टिकल 1 कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। हम फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम आसानी से अपने बड़े से देश को मैनेज कर पाए, इस वजह से हमने पावर को डिवाइड किया है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई स्टेट हमारा जब चाहे वो इंडिया को छोड़ के चला जाए, नहीं कर सकता, ठीक है। आइए अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात करेंगे संविधान के जो इसको यूनिटरी नेचर भी प्रोवाइड करता है, यानी नॉन फेडरल नेचर भी प्रोवाइड करता है। भैया देखो भारत का संविधान जितना लंबा है उतना ही फ्लेक्सिबल है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है। तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि यार एक बार में सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ सीधा सीधा नहीं है। अगर एक पॉइंट ए बोला गया है तो उस पॉइंट ए के ना बी और सी और डी भी है, तो आप हमेशा एक खुले दिमाग के साथ संविधान को अंडरस्टैंड करिएगा, मजा आएगा, ठीक है। राहुल गांधी वाला नहीं, मतलब नॉर्मल मजा आएगा, वो मीम तुम मत समझ लेना, मजा आया, ठीक है, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो भारतीय संविधान में जहां पावर्स डिवाइड की गई हैं वहां पे आप देखोगे कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि पावर्स को डिवाइड नहीं भी करते, इनको आप यूनिटरी फीचर्स कह सकते हैं या नॉन फेडरल फीचर्स कह के भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉन फेडरल फीचर्स क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या बोला था कि यार भारतीय संविधान सिर्फ फेडरल इन फॉर्म नहीं है बट साथ ही साथ यूनिटरी इन स्पिरिट भी है। अब इसका मतलब समझिएगा, देखिए बहुत लंबा चौड़ा कंटेक्स्ट है, इसका सिंपल मतलब समझिएगा। इसका सिंपल मतलब यह है कि यार भारत के अंदर जो सेंटर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती है तो इसको हम यूनिटरी फीचर भी कहते हैं या नॉन फेडरल फीचर भी कहते हैं। तो इंडिया का संविधान, ध्यान से समझना इस बात को दिमाग खोल करके, कि इंडिया का संविधान जहां पे पावर्स को डिवाइड करता है वहीं पे देश की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेता है जहां पे पावर डिवीजन बहुत कम हो रहा है, और इन्हीं को हम यूनिटरी फीचर्स कहते हैं भारतीय संविधान या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अगर सब कुछ डिवाइड ही कर दोगे आप तो यार हर कोई अपनी मनमानी चलाएगा। तो देश को इंटैक्ट रखने के लिए, देश को जोड़ के रखने के लिए कुछ कदम ऐसे भी उठाने जरूरी है कि जहां पे पावर किसी एक इंसान के पास रहे जिससे कि चीजें बहुत यूनिफॉर्मली मैनेज हो सके, ठीक है। और इन्हीं को हम कहते हैं देश की यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें सबसे पहला फीचर है कि भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है वो काफी मजबूत है,
काफी स्ट्रांग है। वाई, आई टेल यू हाउ। देखिए, भारत का संविधान का जो 7th शेड्यूल है, इसमें अगर आप देखेंगे तो पावर डिवीजन किया गया है 3 लिस्ट के अंदर। ठीक है, 3 लिस्ट मतलब हमने 3 लिस्ट बना दी हैं, उसमें कई सारे टॉपिक्स डाल दिए हैं और ये बता दिया है कि भैया किसके पास कितना पावर है इन लिस्ट पे कानून बनाने का। ठीक है, अब ये लिस्ट कौन कौन सी है बेटा, ये 3 लिस्ट हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक को हम कहते हैं यहां पे स्टेट लिस्ट, और एक को हम कहते हैं यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा भी कुछ 2-3 है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। अब बच्चे कई बार कहते हैं सर ये शेड्यूल क्या है, सर ये पार्ट क्या है। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि संविधान एक बहुत बड़ी किताब है। जब आप कभी कोई किताब पढ़ते हो मेरे दोस्त, तो किताब में चैप्टर होते हैं, होते कि नहीं होते? उन चैप्टर्स के भी टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी बड़ी किताब को अगर आपको समझना है तो जरूरी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का कौन सा पार्ट है, इस पार्ट में कौन सी लिस्ट दी हुई है, कौन सी टेबल दी हुई है ना, ताकि आप आसानी से उस टॉपिक को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, है ना। और इसी वजह से हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बड़ी सी किताब है उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको आप पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। उसके अंदर कई सारे पैराग्राफ्स हैं जिसको आप आर्टिकल्स कह सकते हो। उन आर्टिकल्स के अंदर भी कई सारे डिविजन्स हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। फिर हमने कई सारी लिस्ट लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे प्रॉपर कई सारी चीजों को डिस्क्राइब किया, उन्हें आप शेड्यूल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो शेड्यूल है, ये पार्ट है, ये आर्टिकल्स हैं, एक तरीके से एक बड़ी सी किताब को हमने कई सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग नाम देकर के, ताकि आप आसानी से किसी चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर के चलेगा। आपको सारा संविधान याद करने को आपसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। चले भैया, दूध में आज पानी बहुत ज्यादा है यार, हाय हाय, गंदा था जो भी था, ऐसा लग रहा है हिट पी लिया यार मैंने दूध में घोल करके, बहुत गंदा था। चलो छोड़ो यार, आगे बात करते हैं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। चलो आगे बात करते हैं भाई, मोए मोए, बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। ओके जी, अब नंबर 1 बात करते हैं मेरे दोस्त, यूनियन लिस्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना भी आपको बता रहा हूं यहाँ पे बच्चे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई चार्ट ऑफ करनी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। गार्गी शाउट आउट, बेटा गार्गी तुम्हें क्या लग रही, ही मैन या सुपरमैन लग रही है? गार्गी शाउट आउट देती रहेगी। गार्गी क्या है बेटा, बादशाह समझ लिया तुमने गार्गी को, है ना। हाँ, थोड़ी देर में कहोगे गार्गी डीजे बजा के दिखाओ, ऐसा थोड़ी होता है भाई। चार्ट ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ करूंगा ताकि एकदम शांति से पढ़ो, ठीक है, और जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ट एकदम स्टॉप रहेगी थोड़ी देर के लिए, शांति से पढ़ोगे, ठीक है। और क्वेश्चन करते टाइम अभी मैं चार्ट को ऑन कर लूंगा। आई वसन में बताओ, बादशाह बनाए दे रहे बच्चे गार्गी को यार, तुम सीधी सादी बच्ची पढ़ रही है आराम से, उसको तुम बादशाह बना दे रहे हो। चलो आगे बात करते हैं ना। अच्छा, अब अगर आप देखोगे बेटा, तो हम लेट्स टॉक अबाउट यूनियन लिस्ट। अब देखो, जहां पे शब्द आ जाए यूनियन, क्या आ जाए बेटा आपके पास, वर्ड यूनियन, तो यूनियन का मतलब होता है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, सीधी सी बात है। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र की सरकार जो पूरे देश को चला रही है, यानी मोदी जी वाली सरकार भैया, एनडीए सरकार, जिसमें कहते हैं मोदी जी क्या कहते हैं, भाइयों बहनों अगली बार फिर से मोदी सरकार, देखिए आ गई है कि नहीं। तो आप देखोगे आप, तो भैया मोदी सरकार यानी एनडीए लेड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अच्छा, अब यूनियन लिस्ट के अंदर क्या होता है कि देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। अब जैसे देश का डिफेंस हो गया, डिफेंस मतलब आर्मी, नेवी, है ना, पुलिस, मतलब पुलिस तो नहीं, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया आपका, है ना, इसके अलावा एयरफोर्स वगैरह हो गया। तो इस पे आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए मेरे दोस्त। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी कानून बनाने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट आपस में ही लड़ते रहेंगे। अब मान लो दुश्मन खड़ा हुआ है वहां बॉर्डर पे जो है लड़ाई करने के लिए हमसे, यहां स्टेट गवर्नमेंट आपस ही में डिस्कस नहीं कर पा रही है, मेरे को लगता है आर्मी को भेजना चाहिए रे। दूसरा कर आ रहे नहीं रहे, एयरफोर्स वाला बड़ा स्ट्रांग है, मैंने देखा था मूवी के अंदर, सब प्लेन आता है जुई जुई करके मार देता है। आ भैया ए गलत बोल रहे हो तुम, एयरफोर्स ना भेजो, तुम एक काम करो भैया, तुम नेवी भेजो, ऐसा पानी में घुस के वेल मछली तरह मारेगा, दुश्मन भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो स्टेट्स जो हैं आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इतने में दुश्मन आएगा, मार मूर के चला जाएगा भैया। तो जरूरी है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर, जिससे पूरे देश को इंपैक्ट हो रहा है, पूरे देश पे यहां पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ठीक है, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, देश का करेंसी हो गया,
तो ये सारी चीजों पे आप देखेंगे किसके अंडर आ जाती हैं बेटा, यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर या इन टॉपिक्स के ऊपर कानून बनाने के लिए आप देखेंगे किसके पास पावर है, ये पावर दी गई है हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे पावरफुल है आपके यूनियन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने के लिए, यानी जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि देश के हित में यानी देश के लिए इंपॉर्टेंट है और जिसपे आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, वहां पे आपकी यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये तो हो गए हमारी यूनियन लिस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाती है स्टेट लिस्ट। अब देखिए बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें स्टेट लेवल पे चीजें ज्यादा बेहतर सॉल्व हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मान लो पुलिस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए डकैती पड़ गई कहीं पे, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में जो था, हम चले जा रहे थे भैया बुलंदशहर के आसपास। अब बुलंदशहर कहां पड़ता है, दिल्ली के पास पड़ता है अपना, बढ़िया, ठीक है, नोएडा के पास समझ लीजिए आप, मतलब तो मतलब बुलंदशहर में क्या हुआ भैया, डकैती पड़ गई, खतरनाक डकैती, ठीक। अब डकैती पड़ गई तो डकैतों से निपटने के लिए कौन चाहिए भैया, पुलिस चाहिए। अब अगर मान लीजिए बुलंदशहर में जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, अगर पुलिस को कंट्रोल करने की पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुई स्टेट गवर्नमेंट की जगह, तो आप सोचो कितना प्रॉब्लम होगा। पहले हमारे सीएम साहब पत्र लिख रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी डकैत घुसा है बुलंदशहर में, पुलिस चाहिए, भेज दीजिए। अब फिर मोदी जी कह रहे हैं ठीक है भैया, पुलिस वाले से बात कर लेते हैं, एसपी साहब से बात कर लेते हैं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एसपी साहब कह रहे हैं आज हमारा बर्थडे, हम नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसमें होगा क्या, डकैत हमारा डकैती करके भाग जाएगा, बेचारी पुलिस कुछ करेगी नहीं। अब ऐसे मामले ना स्टेट लेवल पे ज्यादा बढ़िया सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज पुलिस अगर आप देखोगे तो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को बचाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे मामलों को अगर आप स्टेट लेवल पे सॉल्व करोगे तो ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जितने भी ऐसे मैटर जो कि स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, स्टेट इंपॉर्टेंस के, लोकल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, है ना, पुलिस हो गया, व्यापार यानी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इरिगेशन रिलेटेड लॉज हो गए, तो ऐसे सारे कानून को हमने डाल दिया यहां पे स्टेट लिस्ट पे। हमने कहा कि भैया स्टेट टू स्टेट ये सारी चीजें वेरी करेंगी, डिफर करेंगी। इस वजह से अगर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है इन सब्जेक्ट्स पे लॉज यानी कानून बनाने की, ठीक है। इसी वजह से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस दिखती है, आपको महाराष्ट्र पुलिस दिखती है ना, आपको तमिलनाडु पुलिस दिखती है, आपको तेलंगाना पुलिस दिखती है, आपको उत्तराखंड पुलिस दिखती है। यार हिमाचल की पुलिस बहुत सुंदर है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। अभी मैं रिसेंट हिमाचल होके आया था कुछ टाइम पहले, यार बहुत सुंदर पुलिस वाले, बहुत फिट पुलिस वाले हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। एक तो लंबे, ऊपर से सुंदर, ऊपर से फिट। पहली बार पुलिस फिट देखी यार मैंने, ऑनेस्टली बताऊं। अदरवाइज यूपी वाली पुलिस तो तुमको पता है भैया, यूपी एमपी वाली पुलिस जब तक 5 किलोमीटर का पेट बाहर ना हो, पुलिस कैसी है हमारी, है ना। वहां क्रिमिनल भाग रहा है, पुलिस वाले भाग ही नहीं पा रहे, खतरनाक है। क्रिमिनल फिट है, एब्स लेके घूम रहा है, पुलिस वाले 6 किलोमीटर का पेट लेके घूम रहे हैं। तो मतलब ये फैक्ट है यार, यूपी एमपी वाला साइड का पुलिस तुम देखो, थोड़ा कम ही तुमको फिट दिखेगा, ये फैक्ट है। दौड़ ही नहीं पा रहे, क्या किया यार। तो मतलब दिस इज हाउ इट हैपेंस। चलो फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है उस पर कानून बनाने का, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट इंपॉर्टेंस यानी किसी भी स्टेट के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको स्टेट लेवल पे बेहतर सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अब एक लिस्ट आती है, इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि यार ये वो मुद्दे या वो इश्यूज हैं जो कि स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एजुकेशन हो गया, है ना, पढ़ाई लिखाई हो गई, फॉरेस्ट हो गया, जंगल वगैरह हो गए, मैरिज रिलेटेड लॉस, है ना, अडॉप्शन या आपको बच्चा वगैरह अडॉप्ट करना है उसके रिलेटेड लॉस। तो ये कॉमन लॉस है जो भैया देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैरिज को कंसिडर कर लेते हैं, मैरिज, ठीक है। अब मैरिज या शादी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है यार लाइफ का, है कि नहीं भैया। अगर बाल विवाह किसी स्टेट में हो रहा है ये तो गलत बात है कि नहीं। और वहीं अगर मान लीजिए कि सरकार लॉ पास कर दे किसी, अगर फॉर एग्जांपल मैरिज एक स्टेट लॉ होता मगर मैरिज अगर स्टेट लिस्ट के अंदर डाल दी जाती और किसी सरकार को जो है बहुत ज्यादा कहते सिंपैथी हो गई लड़कों से, या लड़कों की जिंदगी बहुत खराब है, बहुत बोरिंग हो गई है, एक काम करते हैं 5-5 शादी अलाउ कर देते हैं। लड़के पागल हुए जा रहे हैं, लड़का अकेले चल ही नहीं रहा, 3 बीवी इधर 2 बीवी इधर, 5-5 बीवियां लेके घूम रहे हैं। तो यार ये तो गलत होगा ना भाई, बिकॉज ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पॉपुलेशन भी होगी, ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये बात गलत भी है। साथ ही साथ सबको इक्वल राइट्स भी नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो गलत हो जाएगा मामला। तो जरूरी है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जिन पे दोनों लोग यहां पे लॉज बना सकते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे शादी है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, जंगल वगैरह है, ऐसे सब्जेक्ट्स पे ना देखिए स्टेट भी लॉ बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। अगर मान लेते हैं दोनों के बीच में आपस में मतभेद हो जाए, मतभेद मतलब लड़ाई हो जाए, सेंट्रल वाले कहेंगे भैया हमारा लॉ बढ़िया है, स्टेट वाले कहेंगे हमारा लॉ बढ़िया है, तो ऐसे में सेंट्रल की पावर ज्यादा है यार, सेंट्रल की पावर यहां पे ज्यादा है, तो सेंट्रल ने जो लॉ बनाया होगा उसको माना जाएगा, स्टेट वाले को नहीं माना जाएगा। लड़के फिर से दुखी हो जाएंगे, अरे यार दोबारा वही वन चॉइस, वेरी बैड वेरी बैड, है ना। चलो एक एग्जांपल लिया, देखो ऐसा रियलिटी में मत हो रहा है, तुम लोग एक्सपेक्टेशन मत लेके बैठ जाना, ठीक है। अरे वाह सर ने बताया था कोई लॉ आ रहा है, ऐसा कोई लॉ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ना। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन एक्सेट्रा। दोनों सरकारें यहां पे कानून बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो भी लॉ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है उसी को प्रिवेल किया जाएगा, उसी को यहां पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। शैल प्रिवेल का मतलब होता है शैल बी फॉलोड, यानी जो भी कानून यहां पे आपकी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसी कानून को यहां पे फॉलो किया जाएगा या फिर माना जाएगा। जो अगेन क्या दिखाता है आपको कि दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है तो हम कहते हैं भैया ये तो यूनिटरी फीचर हो गया। तो हमारे संविधान में दोनों का बैलेंस है, फेडरल वाला फीचर भी है, पावर डिवीजन भी है, और कुछ यूनिटरी फीचर भी है, ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हमारे देश में चलती रहे, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, अभी पोल करूंगा तो आपके ओपन कर दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। पावर्स पढ़ा के आपको ओपन कर दूंगा, ठीक है, डन। चलिए तो एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा चार्ट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी का समराइजेशन है कि यूनियन लिस्ट में क्या आ जाता है, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं आपकी केंद्र सरकार यहां पे कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, ये जितना भी आपके कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, ये सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, दैट्स व्हाई इट्स अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है। दूसरा स्टेट लिस्ट, यानी लोकल स्टेट इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स, स्टेट गवर्नमेंट इसमें लॉज बना सकती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉमन इंटरेस्ट है दोनों का, सेंट्रल और स्टेट का, दोनों ही यहां पे लॉज बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, आपका मैरिज, अडॉप्शन। लेकिन अगर यहां डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, तो डेफिनेट सी बात है जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है उसी को यहां पे माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई यार हमारी बातें, किसकी हो गई हमारी बातें, कॉन्करेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं फटाफट से यार, एक जल्दी से एक पोल करते हैं, देन उसके बाद ही मजा आएगा भाई। तो एक चलिए एक पोल करते हैं, ठीक। चलो तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, उसके बाद में पोल के टाइम आपके चार्ट ओपन कर दूंगा, सो दैट जिन बच्चों को पोल नहीं आता वो बच्चे भी यहां पे आंसर कर पाए, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन इज कि बेटा मंगेश was studying about laws, was studying about laws with respect to legal age of marriage, legal age of marriage, so marriage is a subject under dash, ठीक है। चार ऑप्शंस, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, एंड लास्ट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। चलिए चार ऑप्शंस हैं, चार्ट्स आपके ओपन कर दिए जाएं, चार्ट्स ओपन कर, बहुत सारे बच्चे बेचारे हम मछली के बन के तड़प रहे होंगे चार्ट्स करने के लिए हैं। चलिए तो चार ऑप्शंस आपके पास, फटाफट से लेट्स हैव द आंसर्स। तो यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या फिर आपका बोथ एनसी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बहुत सारे बालक हमारे मछली बन के तड़प रहे होंगे कि अरे सर चार्ट आपने बंद कर दी, सर हम चार्ट नहीं कर पा रहे हैं सर, हैं। हाँ जी बेटा कोई बात नहीं बेटा, चार्ट जब बंद होती है तो बच्चा देखो प्रोडक्टिव तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करता है, बढ़िया बढ़िया आंसर करता है, और क्लास में और जीवन में जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। जी हाँ सही सुना आपने, बहुत बढ़िया, ठीक है बालक। चलो
क्वेश्चन कर लो, बोलो सारा रारा थोड़ा थोड़ा दून नाना ना, बहुत बढ़िया। चलो, सो मंगेश वॉज स्टडिंग अबाउट लॉज विद रिस्पेक्ट टू द लीगल एज ऑफ मैरिज। लड़के ने पढ़ाई कर ली है बेटा, करियर सेट हो गया, अब कह रहा है कि भैया शादी करेंगे सीधा। तो मैरिज जो है किसके एक सब्जेक्ट है अंडर विच ऑफ द लिस्ट? यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर बोथ ए एंड सी। बहुत बढ़िया, हाँ जी। देख रहे हो बेटा मंगेश क्या सीन्स अपने। बेटा जिसका पोल नहीं आ रहा वो मेरे को यहां पे आंसर करके +10 दे देना, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, आंसर करेक्ट हुआ है तो ठीक है। जिसका भी पोल वर्क नहीं कर रहा है, जैसे लैपटॉप से मेरा भी पोल वर्क नहीं करता कभी कभी, तो जिसका भी बच्चे पोल वर्क नहीं कर रहा है वो क्या करो, सिंपल सी बात है, आंसर कर दो चार्ट पे और सही आंसर के लिए खुद को +10 दे दो, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, वेरी नाइस इकरा। शादी करेंगे सीधा, हसन भाई बहुत ख्वाहिशें हैं तुम्हारी, है दिख रहा है मुझे को, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर्किट भाई। डॉगेश इक्वल्स टू मंगेश। बच्चे यार देखो भाई, मैं पढ़ा सकता हूं मेरे भाई, मैं सजेशन दे सकता हूं कि पीडब्ल्यू के टेक्निकल इश्यूज को इंप्रूव करने के लिए, वो मैं ऑलरेडी दे देता हूं यार। हम सबकी मीटिंग होती है, हम सब देते हैं कि यार ऐसा बच्चों का प्रॉब्लम आया था, बच्चों ने फेस किया था, बट अल्टीमेटली यार टेक टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में इस चीज को सही कर पाते हैं, ठीक है। तो वी ऑल गिव, हमारा एक वीकली मीटिंग होता है, उस वीकली मीटिंग में हम सब जितने भी वीक के हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो भी क्लास में हम इश्यूज फेस करते हैं, बच्चे जो इश्यूज फेस करते हैं, उसको हम लोग आगे रख देते हैं हमारे सीनियर्स को कि भैया सर ये प्रॉब्लम बच्चों ने फेस किया है एंड ये बच्चों का डिमांड है, बच्चा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब बच्चे वही बात होगी ना कि फिर वो लोग आगे वर्क कर रहे होते हैं, तो इट्स अ ह्यूज इकोसिस्टम। तो वो एक क्लास के लिए नहीं होगा, वो हमेशा पूरे क्लासेस के लिए होगा। तो दैट्स द रीजन इट टेक्स टाइम एट टाइम्स, है ना, तो वो एक रीजन हो जाता है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, कि करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है कि मैरिज किसके अंडर आएगा? मैरिज आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त बिल्कुल सही है। नमस्ते मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी 86% लोग कर रहे हैं सर, बहुत बढ़िया चीज है। कुछ बालक चाहते हैं सर इसको यूनियन लिस्ट में ले आओ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी हम वही मानेंगे, है भाई। तो बहुत बढ़िया, चलो। फिर मैरिज पूछा गया ना, मैरिज तो एक कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है दोनों सेंट्रल और स्टेट के लिए, ठीक है। धर्मेश भाई, फरहान, मुंजिला, सिद्धांत, सकीना, राशि, आलिया, फिरदौस, माही, प्रज्ञेश, वी हैव चिन्मय वेदास। क्या बात है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी के साथ ना एक आती है रेसिडुअरी पावर्स। अब देखिए रेसिडुअरी पावर्स क्या होता है? रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो भैया जो बच गया, अब जब भारत का संविधान बना, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स थे, यानी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो उस टाइम इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जैसे इंटरनेट हो गया, आज के जमाने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या आज के टाइम का सोशल मीडिया हो गया। तो ये सारी टाइम उस जमाने में थोड़ी एग्जिस्ट करता था। गांधी जी के जमाने में सोशल मीडिया होता तो इंस्टाग्राम पे अपडेट चल रहा होता, डूइंग डांडी मार्च, फॉलोइंग अ ग्रुप क्राउड। हाय गाइस, वेलकम टू माय इंस्टाग्राम चैनल। इंस्टाग्राम लाइव चल रहा है, डांडी मार्च कर रहे हैं हम लोग, आप देख सकते हैं गाइस। हमने यहां पे नमक बना लिया है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस छेड़ दिया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर ना करने वाले को जो है 10 सिविल डिसोबीडियंस का श्राप लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरीज आप देख सकते थे, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं था, है कि नहीं। सोशल मीडिया था नहीं उस जमाने में, बिल्कुल भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस जमाने में एग्जिस्ट नहीं करता था, कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त कि ऐसे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके किसी भी लिस्ट में यहां पे इंक्लूड नहीं किए जा सकते, किसी भी लिस्ट में आपके यहां पे सब्जेक्ट्स इंक्लूड नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग यहां डाल देते हैं किसमें? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर, यानी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, राइट। रेसिड्यू का मतलब होता है दैट इज बचा हुआ। रेसिड्यू का मतलब पता हो क्या होता है बच्चे? दैट इज लेफ्ट हुआ है ना, कि जो चीज बच गई है, बचा हुआ है, लेफ्ट है, डन। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं आते, है ना, जो कि बाद में आए हैं भारत में संविधान बनने के बाद। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो गई। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी यूनियन गवर्नमेंट है ना बेटा, इसी के पास पूरा अधिकार है कि ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे यहां पे लॉज बना सकती है, ठीक है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है आपसे। देखिए संविधान बनने के बाद के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो मैक्सिमम आपके रेसिडुअरी का ही पार्ट हैं। आज के जमाने का इंटरनेट हो, इंटरनेट सोशल मीडिया हो, आपका साइबर लॉज हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका सॉफ्टवेयर्स हो, ये सारे के सारे किसके पार्ट है? रेसिडुअरी के पार्ट है। अगर यहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है यहां पे कानून या फिर लॉज बनाने का, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए जी, अच्छा भाई,
अब ये तो हो गया यार हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो थोड़ा सा मैं चार्ट दोबारा बंद करूंगा, द रीजन इज बिकॉज आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर पाओ, बिकॉज अगला पार्ट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो फिर मैं क्वेश्चन जब आपसे करूंगा उसके बाद जो है मैं आपके साथ फिर बातचीत करूंगा। ठीक है, बातचीत मतलब ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चार्ट थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर रहा हूं, अगेन मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चन करेंगे, चार्ट्स ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए वो इसीलिए ताकि आप लोग यार सही तरीके से काम कर पाओ। अच्छा, तो पहला यूनिटरी फीचर हमने क्या देखा, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। और जब हम डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज्यादातर पावर्स किसके पास आ रही है, ज्यादातर पावर्स आ रही है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादातर चीजों में लॉज बना रही है, यूनियन लिस्ट में भी सेंट्रल बना रही है, कॉन्करेंट के अंदर भी अगर डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे भी आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना रही है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा पावरफुल आपको नजर आती है। अब दूसरा जो हमारा यूनिटरी फीचर है दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, ये भी अभी नहीं है, नो मोर इन एग्जिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 वजह से क्या था कि एक अलग संविधान था, एक उनका अलग ही पार्लियामेंट चलता था। ठीक है, नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस, पहले होता था ये लेकिन अब नहीं है ना। तो होता ये था, इससे प्रॉब्लम ये थी कि पूरे भारत में जो लॉ लागू किया जाता था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना खुद का पार्लियामेंट तरीके से फॉलो करता था। तो पहले जो भी इंडिया में पास किया गया कानून है, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली पास करेगी तब वहां पे अलाउ किया जाता था। लेकिन 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 एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। यार जब कश्मीर को भारत में मिलाया गया, ये बात है साल 1947-49 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की। इंडिया पाकिस्तान का एक युद्ध 47 से 49 का भी है। और युद्ध में हुआ यह था कि पाकिस्तान पाकिस्तान की जो आर्मी थी, इसने क्या किया, कश्मीर के ऊपर जो है घेर लिया कश्मीर को आकर के। अब यहां के जो राजा थे, कश्मीर के राजा जो आपके हरि सिंह थे, अब हरि सिंह को लगा यार ये तो मैं फंस गया, क्योंकि हरि सिंह का मन था कि भैया मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है, क्योंकि ये ऑप्शन था उनके पास कि वो चाहे इंडिया और पाकिस्तान में दोनों किसी को ना ज्वाइन करें और इंडिपेंडेंट अपना राज्य चलाएं। ठीक है, अब दिक्कत ये होगी यार पाकिस्तान ने आके घेर लिया। पाकिस्तान वाले तो एकदम लग गए कि भैया हमारे मुस्लिम लोग जो है कश्मीर में रहते हैं तो हम इनको पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं। अब कश्मीर का अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी हैं जो कि हिंदू हैं, और कश्मीर में मुसलमान भी है जो कि मुस्लिम्स हैं। तो अब मुस्लिम ज्यादातर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, है ना, और हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं वो आना चाह रहे हैं इंडिया के साथ। लेकिन हरि सिंह की अगर आप बात करोगे, हरि सिंह जो आके कश्मीर का राजा था, वो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों को ज्वाइन नहीं करूंगा। अब यहां पे पॉलिटिकल दिक्कत हो रही है। अब क्या है कि आर्मी लेके पाकिस्तान खड़ी हुई है कश्मीर में कि भैया हम तो कश्मीर को अपने साथ लेके जाएंगे। अब हरि सिंह दौड़ता है इंडिया की तरफ, हरि सिंह कहता है भैया ऐसा है हमको बचा लो। अब नेहरू और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं यहां पे कहते हैं ठीक है भाई साहब बचा तो लेंगे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद, वॉर खत्म होने के बाद यहां वोटिंग करवाई जाएगी, रेफरेंडम होगा कि भैया जिसको इंडिया आना है वो आ जाए, ज्वाइन कर ले, उसके बाद जिसको पाकिस्तान जाना है अपना चला जाए, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान नहीं जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, जम्मू कश्मीर इंडिया का ही पार्ट रहेगा। तो इस बात पे एग्री करोगे तो भैया हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। अब ठीक है भैया, लड़ाई झगड़ा हुआ, हरि सिंह ने मान ली सब बात। अब दिक्कत क्या है कि जब 47-49 वॉर में जब यूनाइटेड नेशंस कूदा, तो यूनाइटेड नेशंस के कूदने के टाइम पे कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया था, जिसको अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी पीओके कहते हैं। अब नेहरू या बाकी जो लोग थे इन्होंने कहा कि भैया हम रेफरेंडम तभी करवाएंगे या वोटिंग तभी करवाई जाएगी, रेफरेंडम मतलब डायरेक्ट वोट, कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहां जाना चाहते हो, ठीक है, तो हम वोटिंग तभी करवाएंगे जब पाकिस्तान ये हिस्सा छोड़ेगा। अब पाकिस्तान एक नंबर का नालायक कहता नहीं छोड़ेंगे भैया, हम तो ऑक्यूपाई करके बैठ गए। तो अब उसके बाद ना उसने हिस्सा छोड़ा ना कहां कभी वोटिंग हुई। अच्छा, एक चीज और थी, तो हरि सिंह का एक और कंडीशन था कि हरि सिंह के राज्य में जितनी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस चला करते थे, तो इन्होंने कहा कि वो आपको यहां पे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जब भारत का संविधान बना तो अगर आप आर्टिकल 370 देखते हो तो आर्टिकल 370 के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए पार्ट बी भी है उसमें, ठीक है, वो लंबा चौड़ा था, अभी तो नहीं है, हटा दिया गया उसको। तो आर्टिकल 370 क्या करता था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, ठीक है। स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का अपना एक खुद का संविधान हो सकता है, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, खुद का एक फ्लैग हो सकता है और खुद की एक असेंबली हो सकती है। अब आर्टिकल 370 के चलते होता यह था कि जब भारत का कोई भी डिसीजन लिया जाता था इंडिया के अंदर, तो पहले वहां की असेंबली अप्रूव करती थी, तब वो जम्मू कश्मीर में लगता था। अब अगर आप देखोगे कि यार 2019 के आसपास जो था, आर्टिकल 370 को प्रेसिडेंट की मदद से हटा दिया गया, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास वो पावर थी कि उसको रिवोक किया जा सके, यानी हटाया जा सके। तो अभी आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर नहीं है,
ठीक है। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर स्टेट भी नहीं है, कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, लद्दाख भी अभी यूटी बन गया है, तो पहले एक ही पार्ट का हिस्सा, मतलब एक ही हिस्से में थे दोनों ही चीजें, लद्दाख और कश्मीर दोनों। तो अभी अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज एक ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक ही संविधान को फॉलो करते हैं। तो ये जो आपका एक्सेप्शन था जम्मू कश्मीर वाला, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये कहानी बताना इसलिए जरूरी है दोस्त, बिकॉज लोगों को समझ नहीं आता कि यार एक्चुअल मुद्दा क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आता है यार हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो हो गया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कि एक ही संविधान पूरे देश में फॉलो किया जाता है, लोग अलग अलग संविधान फॉलो नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको यह बात तो बहुत आसानी से पता थी कि यार देश के अंदर समय के साथ चीजें बदलेगी, और बदलने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको नए कानून या नए लॉज लेके आने पड़ेंगे। एंड इसी वजह से इफ यू सी दैट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। जब आप संविधान में किसी प्रकार का चेंज करते हैं, बदलाव लेकर के आते हैं, उसको कहा जाता है अमेंडमेंट। और ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल मतलब समय के साथ एडजस्ट होता जाता है, ठीक है। तो आज के समय के हिसाब से हम क्या करेंगे, कोई नया लॉ लेकर के आना है तो हम लोग यहां पे अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है मेक चेंजेस। जब आप किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया हमने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लॉ में, इस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग कानून में एक चेंज लेकर के आए हम इसमें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट अपने मन से कोई सरकार कर लेगी, नहीं, पहले डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, पास होता है वो अमेंडमेंट, चेंज को पास किया जाता है, वोटिंग होती है, तब किसी चीज को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। चलिए ना, अच्छा अब क्या है कि देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे ना एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम प्रोविजंस, संविधान के मैक्सिमम चीजें आप अमेंड कर सकते हो कैसे, पार्लियामेंट की मदद से। आपको यहां पे सिंपल सी बात है यार, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है मिनिमम। देखो ज्यादातर 2/3 मेजोरिटी से ही होता है, तो आपको 2/3 मतलब जो टोटल आपकी संख्या है, टोटल पार्लियामेंट के लोग हैं, उसका 2/3 पोर्शन आप निकाल लीजिए। तो उतने लोग अगर चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं तो अमेंडमेंट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर स्टेट्स यहां पे इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर आप देखेंगे स्टेट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो वहां पे आपको उनकी भी सहमति लेनी पड़ेगी। इसको और सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि हमको सरकार को कुछ टैक्स पॉलिसी में चेंज लेके आना है, ठीक है। सरकार कह रही कि भैया हमें टैक्स पॉलिसी में कुछ चेंज लेकर के आना है, डन। अब टैक्स पॉलिसी में अगर चेंज लेकर के आना है तो सरकार क्या करेगी, लोकसभा के अंदर सबसे पहले, या पार्लियामेंट के अंदर आप कह सकते हैं, इस बात को प्रपोज करेगी कि हम एक चेंज करना चाहते हैं टैक्स पॉलिसी में, ठीक है, हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर लोग 2/3 से ज्यादा, जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा या पार्लियामेंट की टोटल स्ट्रेंथ है, वो उसके 2/3 से ज्यादा लोग अगर इस बात को सपोर्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से इस अमेंडमेंट को लाया जा सकता है, ठीक है। इसमें स्टेट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पे स्टेट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, खासकर अगर उसका इंपैक्ट स्टेट के ऊपर पड़ रहा हो, ठीक है। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी स्टेट का नाम बदलना है, या किसी स्टेट का बाउंड्रीज चेंज करने हैं, या कोई नया स्टेट यहां पे क्रिएट करना है, ठीक है, या और कोई स्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज आपको बनानी है, तो यहां पे बिना स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट के आप चेंजेस नहीं कर सकते। ज्यादातर चेंजेस तो पार्लियामेंट खुद से ही कर लेता है, लेकिन कुछ कारण ऐसे, कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जहां पे अकेले पार्लियामेंट के लोग या लोकसभा राज्यसभा के लोग चीजों को चेंज नहीं कर सकते, और आपको स्टेट असेंबलीज की मदद यहां पे लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ एक आध फीचर्स हैं जो अपने संविधान को, या अपने आप कह सकते हो भारतीय सरकार को कई बार यूनिटरी भी बना देते हैं। यूनिटरी मतलब जब पावर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े, हमने नंबर 1 फीचर पढ़ा कि यार भारत में डिवीजन ऑफ पावर्स है लिस्ट के फॉर्मेट में, और ये लिस्ट में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल हमारा काफी स्ट्रांग है, ठीक है। फिर हमने देखा कि देश के अंदर पूरा एक ही संविधान है, कोई हर एक स्टेट का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सब लोग एक ही संविधान को फॉलो करते हैं। फिर हमने देखा कि यार हमारा संविधान काफी फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें अमेंडमेंट्स या चेंजेस का स्कोप काफी ज्यादा है, ठीक है। अब जनरली ये चेंजेस पार्लियामेंट खुद से भी कर सकता है, मतलब मेजोरिटी के थ्रू, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको स्टेट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। हर बार आप स्टेट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, वो अगेन प्रूव्स दैट कि सेंटर हमारा थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि अगेन एक यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर है, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे सिंगल सिटीजनशिप, नाउ सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है डजंट मैटर आप भारत में कहीं भी रहते हो, आप किसी भी स्टेट्स, किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर आप रहते हो, आप भारतीय नागरिक ही कहलाओगे, आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाओगे, ठीक है।
तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि यार ऑब्वियस सी बात है, डजंट मैटर वेर एवर यू आर लिविंग इन इंडिया, आप एक इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे, आपकी स्टेट की कोई अलग से सिटीजनशिप नहीं होगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो मेरी सिटीजनशिप इंडियन ही कहलाएगी, मैं उत्तर प्रदेश का सिटीजन नहीं कहलाऊंगा, सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाऊंगा। तो भारत में अंदर एक ही सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। तीसरा है इनइक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सारे स्टेट्स का राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। राज्यसभा में किस स्टेट से कितने मेंबर होंगे ये ज्यादातर उनकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा लॉजिक है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां के राज्यसभा मेंबर्स भी ज्यादा होने वाले हैं, और जिस स्टेट का पॉपुलेशन कम है आप देखेंगे कि वहां से राज्यसभा के अंदर मेंबर्स भी कम होने वाले हैं, विच अगेन शोज दैट कि राज्यसभा में जो कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है उसमें भी सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन वाइज है कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जिस स्टेट की कम है वहां से कम जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 12 ऐसे मेंबर्स भी हैं राज्यसभा के जिनको प्रेसिडेंट यहां पे नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है। ये किसी खास स्टेट से नहीं आ रहे, बट ये अलग अलग फील्ड्स में बहुत महारत हासिल किए हुए लोग हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, मतलब अपने अपने फील्ड्स के काफी नॉलेजेबल लोग हैं जिनको 12 लोगों को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। अच्छा, ये 12 लोग डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो उनके पास पावर है इन 12 लोगों को यहां पे नॉमिनेट करने की, कहां पे? राज्यसभा के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अगेन यार स्टेट्स के पास यहां पे पावर काफी कम हो रही है और सेंट्रल के पास कंपैरेटिवली थोड़ी सी पावर ज्यादा हो रही है, जो इसको क्या देता है? एक यूनिटरी फीचर देता है, बिकॉज यूनिटरी गवर्नमेंट वही है जहां पे सेंटर आपका ज्यादा स्ट्रांग है। तो भारत के अंदर देखिए दोनों ही चीजों का बैलेंस है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी है, यानी हम पावर को डिवाइड भी करते हैं और कहीं कहीं पावर को अपने एक सिंगल पर्सन या सिंगल अथॉरिटी के हाथ में भी रखते हैं, जिससे कि देश की यूनिटी यहां पे इंटैक्ट रहे, बिल्कुल बनी रहे। ठीक है, तो ये 2-3 बातें अपने को यहां पे ध्यान रखनी है। अब मैं आपके साथ फटाफट से पोल्स करवाऊंगा, डन। चलिए, अच्छा, और ये अगर आप देखोगे बच्चे तो ये क्या है कि फेडरल प्रिंसिपल से क्लियर डिपार्चर है, मतलब फेडरल प्रिंसिपल को अपोज करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरीज का एग्जिस्टेंस। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होती है बेटा? यूनियन टेरिटरीज वो एरियाज हैं जो ना तो इतने बड़े हैं कि किसी इंडिविजुअल स्टेट के फॉर्मेट में उन्हें क्रिएट कर दिया जाए, और ना ही इतने छोटे हैं कि किसी स्टेट के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज स्टेट और किसी बड़े शहर के बीच की बात है, मतलब ये इतने छोटे नहीं है कि आप इनको इंडिविजुअल स्टेट कह दो, मतलब इतने बड़े नहीं है कि आप इन्हें इंडिविजुअल स्टेट घोषित कर दो, और इतने छोटे भी नहीं है कि आप किसी स्टेट के साथ इन्हें मिला दो। तो ऐसे इलाकों को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज, और इन्हें रूल करने में ज्यादा पावर किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब जैसे दिल्ली की आप बात कर लीजिए, देखिए दिल्ली एक बड़ा यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली को आप कई बार नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां की अपनी खुद की भी गवर्नमेंट है, जिसको आप, जिसके लीडर अभी केजरीवाल साहब है ना, आम आदमी सरकार है, आप देखेंगे आप, लेकिन फिर भी दिल्ली के ऊपर ज्यादा पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, बिकॉज दिल्ली के सीएम के ऊपर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है जो ज्यादा पावर रखता है। क्यों भैया? क्योंकि दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, क्या होती हैं? ऐसे इलाके जो कि इतने बड़े नहीं है कि स्टेट्स बता दिए जाएं, इतने छोटे भी नहीं है कि किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ मिक्स कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने छोटे छोटे एरियाज होते हैं, और इनको रूल करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स है इन यूटीज को रूल करने की। ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? इन यूनियन टेरिटरीज को कैसे रूल करती है? किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद से। तो मान लीजिए अगर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना है आगे चल के लाइफ में, या एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो आपका सिविल सर्विसेज है। तो सिविल सर्विसेज में कई बार जो बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं ना, उनको किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेज दिया जाता है, और जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो ना, आप समझ जाओ कि आप मालिक हो गए उस इलाके के। ये फैक्ट है यार बहुत बड़ा। आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना करके किसी यूनियन टेरिटरी में मान लीजिए भेज दिया गया, तो आप समझ जाइए कि आप वहां के बिल्कुल मालिक हो, राजा आदमी हो वहां पे आप, मतलब आप ही डिसाइड करोगे किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाएगा। तो दैट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपको लाइफ में मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये वो फीचर्स हैं यार जो भारतीय संविधान को काफी हद तक क्या बनाते हैं यार? थोड़ा सा यूनिटरी भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ा? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हमने, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि अमेंडमेंट्स यहां पे पॉसिबल है, 2/3 मेजोरिटी के साथ आप आसानी से कर सकते हो।
कुछ चीजें जहां पे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, वहां पे थोड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप देखोगे तो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी आप कहीं भी रहे भारत में आप भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। फिर अगर हम बात करें इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर, मतलब जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है उसके रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा, जिसका पॉपुलेशन कम है उसके रिप्रेजेंटेटिव कम होने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यार यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज का जो एग्जिस्टेंस है वो भी इस बात का सबूत है कि यार इनको गवर्न करने में या रूल करने में जो पावर जिसके पास ज्यादा है वो हमारी केंद्र यानी यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे देश को एक यूनिटरी फीचर भी यहां पे हमारे देश को प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इज which of the following provides unitary feature to governance in India? ठीक है, मैं चार्ट ओपन करूंगा बेटा आपकी, टू गवर्नेंस इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा। चार ऑप्शंस, सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए चार ऑप्शन है बेटा, चार्ट से यहां पे ओपन करूंगा। देखो इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको पॉइंटर्स रिकॉल कराना। 45 सेकंड्स का समय है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स यूनिटरी फीचर्स टू गवर्नेंस इन इंडिया? चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए फटाफट से सारे बच्चे करेंगे, या चार्ट्स आपके ओपन कर दिए मैंने यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। 45 सेकंड्स का समय है आपके पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स यहाँ पे राइट नाउ। चलिए सारे बच्चे आंसर्स करेंगे, बढ़िया मस्त मस्त सवाल करेंगे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। क्या बात है क्या बात है, बच्चे एकदम धुआं उड़ाते हो, बहुत बढ़िया धुआं उड़ाते हुए, ठीक है। चलिए जी इसके बाद हम आपको बताएंगे भैया विधायक बनने क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए 15-20 मिनट्स का क्लास और करेंगे यार, है ना, 15-20 मिनट्स का क्लास और करेंगे बच्चे, तो ट्राई करेंगे अपन वाइंड अप करने का एटलीस्ट आज लोकसभा के फंक्शंस वगैरह, है ना, कि लोकसभा के फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, लेट्स ट्राई वाइंडिंग दैट अप, ठीक है। चलिए ओके बहुत बढ़िया बालक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया आंसर्स करते हो बालक, बहुत बेटे बेटे तुमने बहुत एकदम गर्दा उड़ा दिया है मालिक, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम, बहुत अच्छा करते हो, बहुत बढ़िया करते हैं, क्या बात है बच्चे, बहुत बढ़िया करते हो, वेरी नाइस गाइस, क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। ओके वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। हाय प्रांजल, हाउ आर यू? मुस्कान 2 hour more, अरे नहीं यार 2 घंटा थोड़ी बताए सर, 8 बजे। सर आप राहुल गांधी, क्या तुमने बोला राहुल गांधी की? सर आप मॉइस्चराइजर लेके भागे हो बेटा, मैं थोड़ी भागा हूं मैं थोड़ी भागा हूं यार, राहुल गांधी का मॉइस्चराइजर मैं क्यों लेके भागूंगा? कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो यार। बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मतलब होता है मेरे दोस्त, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट, आप जब पार्लियामेंट की बात करते हैं ना तो हमारे पास पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, इसका एक राज्यसभा है एक लोकसभा है, ठीक है। तो जब आप दो अलग अलग हाउसेस की बात करते हो तो उसको हम कई बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी कहते हैं। बाई मतलब टू, ठीक है, तो बाई कैमरल का मतलब होता है लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, सिंपल एज दैट। कई बार स्टेट्स के अंदर भी विधानसभा भी होता है विधान परिषद भी होता है, तो वहां पे बाई कैमरल हो जाता है, ठीक है। सारे स्टेट्स में नहीं है वैसे, ठीक है। तो फिलहाल बाई कैमरल का मतलब बहुत सिंपल है और ब्रिटिशर के जमाने का शब्द है, समझ रहे तुम, अंग्रेजों के जमाने का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल। और राहुल गांधी का मॉइस्चराइजर मैंने नहीं चुराया, ठीक है 88% बच्चे सही कह रहे हैं। चिन्मय, फरहान, धर्मेश, शुभम, मौलिक, मुंजिला, सानवी, ओके अनीरी, वी हैव प्रीतम, वी हैव रुद्रांश, क्या बात है, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा किया रुद्रांश भाई आपने। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ना, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। चल क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन को सही तरीके से कहते हैं। रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब होता है गिवन, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ, यहां वर्ड्स के साथ खेल रहा हूं तुम्हारे, वेस्टेड मतलब गिवन, किसके पास है बेसिकली, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ डैश। चार ऑप्शंस, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
लोकल गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। चलिए, चार ऑप्शंस भाई, थोड़ा लैंग्वेज के साथ खेला है आपके साथ, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए जी, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट से सारे बच्चे करेंगे। चार ऑप्शंस बच्चों, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। मैं टाइम ट्रेवल करके खुद को देख पा रहा हूं यहाँ पे लिखते हुए सिस्टम में, ठीक है, तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं खुद को देख पा रहा हूं, एकदम बढ़िया से लिख रहा हूं सिस्टम के अंदर। चलिए, ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। क्या बात है जी। टिंग डिंग 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 टिंग 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 डिंग डिंग टिंग टिंग डिंग 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 डिंग। क्या बात है भाई, कर लो यार क्वेश्चन फटाफट से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुपर यार। जिया हो बिहार के लाला। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद बहुत सारा सवाल। बहुत बढ़िया, लोकसभा की बात करनी है भैया, लोकसभा की बात करेंगे इसके बाद। हाँ जी भैया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए आगे बात करते हैं। टिंग 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 टिंग, क्या बात है यार, तुम बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो मेरे को, है। चलो क्वेश्चन कर लो भैया, क्वेश्चन कर लो यार। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, पढ़ा लो यार, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है यार, पढ़ लो थोड़ा सा बढ़िया से, एकदम बढ़िया तरीके से है, तभी मजा आएगा जीवन में, ऐसे कैसे मजा आएगा भाई। चलिए, तो 15 1 मिनट और पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, समझ रहे हो, हाँ बढ़िया तरीके से। तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है अपना बढ़िया से पढ़ लें, ताकि अपना बढ़िया से अपन जो है क्वेश्चन कर लें, है कि नहीं। चलिए जी, बढ़िया, और पोल्स कराऊंगा भाई, टेंशन मत लो। करेक्ट आंसर क्या है, देखो करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, रेसिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड, मतलब किसके पास होती है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कौन लॉज बना सकता है, सिंपल सी बात है यार, यूनियन गवर्नमेंट, यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट टोपी बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट टोपी, बाकी सबने पहनी टोपी भाई, सब करेक्ट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट टोपी। ये बालक बेटा कौन से नशे करके तुम बैठे हो, हरी चटनी के हैं, समोसे के साथ हरी चटनी के नशे करके बैठे हो ना तुम्हें, जो तुम ऑल ऑफ द अबव कर रहे हो, वेरी बैड गाइस, वेरी बैड। धर्मेश भाई, फरहान, राशि, चिन्मय, शुभम, हमजा, मौलिक, आदिया, वी हैव सॉरी वी हैव आलिया फिरदौस, वी हैव अंशिका, वी हैव माही विद अस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे यार, बहुत सारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे आंसर्स करते हुए, वेरी नाइस दिव्यांशु, वेरी नाइस मृदुल, वाह क्या बात है गाइस, क्या बात है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो गाइस देखिए ऐसा है गाइस कि अभी आपकी चैट को थोड़ा सा बंद करूंगा गाइस, रीजन इज ताकि तुम चुपचाप से पढ़ाई कर पाओ, समझ में आए, अदरवाइज तुम पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं यार, तुम कहोगे यार ऐसा यार, ठीक है। चल, तो लेट्स हैव द लेट्स चैट को थोड़ा सा करते हैं ऑफ, चैट को थोड़ा ऑफ घुमा के, कॉन्सेप्ट को थोड़ा राउंड बटा के। चलो, तो आगे बात करेंगे फटाफट से जल्दी से। हाँ जी भैया जी, चलिए भाई जी, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो भाई जी ऐसा है, अब सवाल पूछता है मालिक, मान लो आपसे शॉर्ट में पूछ लेता है, कहते हैं भैया ये बता दो कि अब ये यूनिटरी और फेडरल फॉर्म और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है मालिक। ठीक है, आपसे हो सकता है पूछ ले कि भैया ये बताइए कि मालिक यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। अब बच्चे कहेगा मैम देखिए ऐसा है कि यूनिटरी के अंदर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, यूनिटरी जब कभी भी आपके दिमाग, ध्यान देखिए, यूनिटरी जब कभी भी शब्द आ जाए, यूनिट मतलब 1, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, जहां शब्द आ गया यूनिट, यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितना होगा, 1। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में हमेशा क्या होता है बेटा, देयर इज ओनली 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर अगर जो आपकी सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स मतलब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो यहां पे आंसरेबल है, आंसरेबल सबऑर्डिनेट मतलब लेस पावरफुल है, या फिर आंसरेबल है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है कि नंबर 1 कि मालिक ध्यान से देखिए कि यूनिटरी अर्ज किया है कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है लेवल सिर्फ एक, ध्यान से सुनिएगा कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है लेवल सिर्फ एक, और अगर लेवल होते हैं एक से ज्यादा तो उनके पास पावर होती है फेक। कहने का मतलब है कि भैया दे आर वेरी लेस पावरफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा लेवल एग्जिस्ट भी करेगा तो वो लेवल्स या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले हमेशा कम पावरफुल रहेंगे, हर एक चीज के लिए आंसरेबल होंगी, ठीक है। आई बात समझ में, चले। और सेंट्रल गवर्नमेंट जमाएगी उन पे धौंस, करेगी ऑर्डर पास, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमेशा लोकल लेवल की गवर्नमेंट को या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को ऑर्डर देती रहेगी, है ना, अपनी मनमानी चलाएगी, एकदम कह सकते हो आप, राइट। तो ये किसमें होता है, ये होता है आपकी यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। अब आइए बात करते हैं फेडरल वाले गवर्नमेंट की। अब देखिए फेडरल में क्या होता है, अब फेडरल सिस्टम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं, फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है। तो फेडरल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि ये करो या वो करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती, किसको ऑर्डर नहीं दे सकती, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। चलिए,
और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आत्मनिर्भर है। ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर है, ये इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है। आप देखिए बहुत आसानी से याद करेगा। अभी देखिए डिफरेंस याद कराता हूं आपको, ठीक है, जैसे मैं याद करता था बचपन में, बिल्कुल वैसे ही याद करेंगे हम लोग, ठीक, डन। अच्छा, एंड साथ ही साथ जो दोनों गवर्नमेंट्स होंगी आपकी, सेंट्रल और स्टेट, वो लोगों को आंसरेबल होंगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने उनको चूज किया है। तो हम लोग यहां पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे ऐसे, एक हाथ पे यूनिटरी है, एक हाथ पे फेडरल है। तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो कैसे याद करोगे? नंबर 1, यूनिटरी गवर्नमेंट, इसमें होता है लेवल 1। अगर एक से ज्यादा लेवल होंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेस पावरफुल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑर्डर पास करेगी, इनके पास खुद की कोई पावर नहीं होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट हो गया। फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, चलिए, फेडरल गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट होगी तो देखिए नंबर 1 सबसे पहली बात क्या होगी कि फेडरल सिस्टम में नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होगी, पावरफुल होगी, ठीक है, और दोनों गवर्नमेंट अगर आंसरेबल होंगी तो किसको होंगी? यहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को। आई बात समझ में? तो ऐसे खुद को रख लीजिए, एक तरफ यूनिटरी, एक तरफ फेडरल, याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही याद करता था यार बचपन में, जब मेरे को याद करना होता था, दो कॉन्सेप्ट होते थे, एक तरफ यूनिटरी हो गया, एक तरफ फेडरल हो गया, एक तरफ ए कॉन्सेप्ट, एक तरफ बी कॉन्सेप्ट, ए के पॉइंट याद किए, बी के पॉइंट याद किए, ठीक है। आई बात समझ में? ये टेक्निक है भैया, जुगाड़ है, पसंद आए तो लगा लेना, नहीं पसंद आए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, तो ये एक तरीका है यार बच्चे, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं अप्लाई करता था अपने जमाने में, अपने टाइम पे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो बड़ा मजा आता था इस तरीके से। चलिए जी, 5-10 मिनट बातें और करेंगे, उसके बाद क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई लग, अब भैया बात कर लेते हैं लोकसभा। देखिए विधायक बनने का समय आ गया भैया, विधायक जी और राजा जी है ना, आजकल बड़ा खतरनाक गाना चल रहा है ना, वो पंचायत सीरीज का, कि ललना गवर्नमेंट के हीरा। अच्छा, गवर्नमेंट के हीरा कैसे बनेंगे भैया? ऑब्वियस सी बात है, जब लोकसभा के मेंबर बनेंगे। तो आइए बात करते हैं थोड़ा लोकसभा के, ठीक है। चलिए, अब अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को हम कई बार लोअर हाउस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। अब बेटा लोअर समझ के तुम ऐसा एकदम हल्कम ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक है। तो लोकसभा ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस। अब लोअर लगा दिया भैया, तुम कहोगे अरे यार सर क्या ही पावर होगी इसके पास, लेकिन मालिक देखो ऐसा है, पावर तो इसी के पास है। कहने को राज्यसभा अपर हाउस होगा, लेकिन पावर किसके पास है? पावर हमारी लोकसभा के पास है, ठीक है। तो भैया क्या है कि लोकसभा को हम कई बार लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली भारत की जनता चूज करती है। कैसे? अपने वोट दे करके। तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस आपके हुए हैं, जिसको आप लोकसभा चुनाव कहते हैं, तो इसमें आपके पापा मम्मी ने जिसको भी वोट डाला होगा, जो भी इंसान आपके इलाके से जीता होगा, वो कहां जाएगा? वो जाएगा सीधा लोकसभा। इसी वजह से लोकसभा को कहते हैं दैट इज द हाउस ऑफ द पीपल, बिकॉज मेंबर्स को यहां डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, इस वजह से इसको लोकसभा कहा जाता है। अब लोकसभा का टर्म कितना, यानी कितना साल के लिए एक लोकसभा चल सकती है। अब आप मोदी जी को देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देख ही रहे होंगे। तो पिछले 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कहने का मतलब है हर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब जैसे 2024 में चुनाव हुआ है, अभी इस साल हुआ है, तो अगला चुनाव होगा 2029 में, 2029 में, यानी आज से 5 साल बाद। तो जनरल टर्म किसी भी लोकसभा का क्या होता है? 5 साल होता है, यानी 5 साल के लिए, 5 इयर्स तक के लिए कोई भी गवर्नमेंट यहां पे रूल करती है, ठीक है। सो मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने पीरियड के अलॉट किए जाते हैं बेटा? कम से कम 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए, ठीक है। 5 इयर्स के बाद दोबारा चुनाव होते हैं, दोबारा से लोग वोट डालते हैं और जिसको चाहते हैं उसको लोकसभा का मेंबर बना देते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा 5 साल पूरे कंप्लीट करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि मतलब लोकसभा के मेंबर्स का रिजाइन कर देना और सरकार गिर जाना, ठीक है। तो यह पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। सिंपल सी बात है, ये करने की पावर हालांकि राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट, उनकी टीम है, जब अगर मान लीजिए वो फेल हो जाती है, वो एडवाइस करती है कि हाँ भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए, दोबारा अपॉइंट होनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है 5 साल से पहले। लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, ठीक है, बहुत ही कम है यार। इंडिया में भी 1 ही 2 बार ऐसे सिचुएशंस आए होंगे सामने, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। जनरली 5 साल तक सरकारें काम करती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर मान लीजिए देश के ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए, अब इमरजेंसी में चुनाव तो करवा नहीं पाओगे, तो ऐसे में लोकसभा के टर्म को 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई दुश्मन देश आके भारत में अटैक कर देता है। अब 2024 में जब चुनाव होने वाले थे, लेट्स से कि कुछ जो चाइना है वो भारत पर अटैक कर देता है, ठीक है।
अब ऐसे केस में आप चुनाव तो करवा नहीं पाओगे, आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, आपको सरकार चाहिए। तो ऐसे केस में जो लोकसभा होगी उसका टर्म कह सकते हैं कि यार 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो ये प्रोविजन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे आपको लगता है कि एक यूनिफॉर्म सरकार आपको रिक्वायर्ड है, वहां पे लोकसभा की टर्म को हम 1 साल से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टर्म की बात कि नंबर 1 जनरली 5 साल तक के लिए लोकसभा अपॉइंट होती है, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, फिर नए मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर पुराने मेंबर्स दोबारा से भी आ सकते हैं अगर वो चुनाव जीतते हैं तो, ठीक है। वेरी सिंपल, सारा कुछ डिपेंड करेगा भारत के लोगों के ऊपर कि वो किसको लोकसभा के अंदर पहुंचाना चाहते हैं। बिकॉज लोकसभा के जो मेंबर हैं, जिन्हें आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन, ठीक है। चले नाउ, अब अगर मैं आगे बात करूं आपसे कॉम्पोजिशन, तो यार लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, देखिए नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552 मेंबर्स, 552 मेंबर्स जो हैं बेटा यहां पे लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अभी के टाइम का कि इतने मेंबर्स यहां पे हो सकते हैं, ठीक है। अब इस 552 में जनरली ये था कि 530 मेंबर्स आपके स्टेट से हो सकते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम, ठीक है, करंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, मैक्सिमम है, ठीक है। 530 आपके स्टेट से हो सकते हैं, ठीक है, प्लस 20 आपके यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं, यूटी से हो सकते हैं, और 2 मेंबर्स आपके हो सकते थे एंग्लो इंडियन कमेटी के, जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता था, ठीक है। 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कमेटी जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता था। अब ये एंग्लो इंडियंस क्या है बेटा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है कि ऐसे इंडियंस जिनका एंसेस्ट्री यानी उनके जो दादा परदादा हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। अब मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया ब्रिटिशर जब भारत में आए तो हमारे जो इंडियन मैन थे, चार्मिंग मैन, वो उनकी गोरी गोरी गाली वाली जो आंटीज थी उनको बहुत पसंद आ गए। ओ वाओ, इंडियन मैन सो लवली, सो हैंडसम, सो टॉल एंड ब्यूटीफुल, जाट ब्यूटीफुल हैंडसम। अब भैया जो गोरी गोरी मैडम थी वहां सुंदर सुंदर, उनको मान लीजिए पसंद आ गया हमारा इंडियन आदमी कोई है, उसकी तो लॉटरी लग गई यार, अब दोनों की शादी हो गई भैया। अब जो दोनों की शादी हो गई तो अब ये बन गए एंग्लो इंडियन, यानी ब्रिटिशर और इंडियन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इनके बच्चे वगैरह जो होंगे वो थोड़े थोड़े इंडियन लगेंगे, थोड़े थोड़े ब्रिटिशर लगेंगे आपको। तो एंग्लो इंडियन कमेटी आज भी हमारे देश में, हालांकि इनका पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी इनकी कम्युनिटी से 2 लोगों को अपॉइंट किया जाता था, जो कि राष्ट्रपति करता था, ठीक है। एंग्लो इंडियन दोनों के केस में हो सकता है, या तो हमारे इंडियन आदमी को गोरी मैम पसंद आ गई, या गोरी मैम को इंडियन आदमी पसंद आ गया, है ना, या गोरे अंकल को हमारी इंडियन सुंदर कन्या पसंद आ गई। तो अगर इंडियन और ब्रिटिशर में शादी हो गया भैया तो वो बन जाता है एंग्लो इंडियन, ठीक है। वो कम्युनिटी हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करती है, उनका पॉपुलेशन थोड़ा कम है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो पॉइंट इज कि उनके भी 2 मेंबर्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते थे कि उनके प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ये जनरल तरीका है आपके लोकसभा की स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का, डन। अच्छा, ये हो गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे भाई जो हमारी सीट्स हैं लोकसभा के अंदर कि कितनी सीट्स आएंगी, ये डिपेंड करता है भारत के पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां आप देखोगे कि नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश आप देखेंगे पॉपुलेशन वाइज बहुत आगे है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में, यानी 80 सीटें हैं। 80 सीटें मतलब 80 कॉन्स्टिट्युएंसीज कि पूरे लोकसभा मतलब उत्तर प्रदेश को 80 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक पार्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पे अपॉइंट होके लोकसभा जाएगा। इसका मतलब होता है सीट। तो सीट कुछ नहीं है, सीट आप कह सकते हो कि मतलब हम लोग क्या करते हैं जब कभी भी चुनाव करवाते हैं ना बेटा, हम लोग कभी भी इलेक्शन करवाते हैं तो किसी एक एरिया को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। मान लीजिए किसी इलाके को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको आप 8 कॉन्स्टिट्युएंसी कह लीजिए या 8 सीटें कह लीजिए। तो यहां से 8 मेंबर्स जो है आपके चूज होकर के जीत करके कहां जाएंगे, आपके लोकसभा के अंदर। तो ये मतलब होता है सीट का या फिर कॉन्स्टिट्युएंसी का, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो जो लोकसभा के अंदर सीट्स है ना किस बेसिस पे अलॉट की जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है आपका काफी पॉपुलेशन वाइज बहुत सबसे लार्जेस्ट स्टेट्स में आता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहां पे जो सीटें हैं ना बेटा वो भी सबसे आता है, 80 सीटें हैं लोकसभा की। वहीं अगर आप सिक्किम गोवा की बात करें तो यार सिक्किम गोवा की पॉपुलेशन भी कम है, तो एज अ रिजल्ट वहां पे लोकसभा की सीटें भी काफी कम है, ठीक है। एक जगह चार्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, देखिए एक चार्ट है, ये एक्स्ट्रा है, आपको याद नहीं करना, ये एक्स्ट्रा है बेटा, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। मैं आपके रेफरेंस के लिए लेकर के आया हूं ताकि आप देखो समझ पाओ कि कहां पे कितनी कितनी सीटें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। चलिए,
जैसे अब देखिए आंध्र प्रदेश में 42 सीटें, 42 सीट्स हैं भाई लोकसभा की, ठीक है। अरुणाचल में देख लीजिए 2 ही सीटें, कितना मुश्किल है भाई, अरुणाचल का पॉपुलेशन कम है, 2 ही सीटें। आसाम में 14 सीट्स हैं, 14 सीटें। बिहार में आप देखिए पॉपुलेशन ज्यादा है तो 40 सीटें हैं बिहार की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटें छत्तीसगढ़ में यार, ठीक है। पॉपुलेशन ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। गोवा में देखिए मात्र 2 सीटें, लोकसभा की मात्र 2 सीट, यानी गोवा से सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव चूज होके कहां जा रहा है, लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब अगर आप गुजरात देखो, गुजरात में 26 सीट्स हैं, 26 लोग यानी 26 रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर के गुजरात से कहां जा रहे हैं, लोकसभा के अंदर, ठीक है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सीट है, जम्मू कश्मीर की 6 सीट है, ठीक है। झारखंड की 14 है, कर्नाटका की 28 है, केरला की 20 है, मध्य प्रदेश की 29 है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो गया भाई, 48 सीट यानी 48 रिप्रेजेंटेटिव महाराष्ट्र से कहां जा रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं चूज होकर के, ठीक है। अच्छा, मणिपुर में देखो सिर्फ 2 है, मेघालय में 2 है। तो आपको पता चल रहा है कि यार जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल जो अपॉइंट हो रहे हैं लोकसभा के अंदर वो भी ज्यादा है। तो यहां पे जो लोकसभा का कॉम्पोजिशन है वो काफी हद तक डिपेंड करेगा स्टेट्स की पॉपुलेशन पे भी, कि जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं वहां पे लोग भी ज्यादा अपॉइंट हो रहे हैं, सीटें भी ज्यादा हैं, और जो कम पॉपुलेशन वाले हैं बेटा वहां पे लोग भी कम अपॉइंट हो रहे हैं, सीटें भी आपकी काफी ज्यादा कम है। अब इसमें आपका पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप नोट्स में इसको पढ़ सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस के लिए मैंने आपको दे दिया था। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है भैया 80 सीटों के साथ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीट्स हैं बेटा, तो 80 रिप्रेजेंटेटिव्स उत्तर प्रदेश से चूज होकर के कहां जाते हैं, आपके लोकसभा के अंदर। बंगाल देखिए बड़ा क्रूशियल है, बंगाल में 42 सीटें हैं टोटल, तो 42 सीटों मतलब 42 रिप्रेजेंटेटिव्स आपके चूज होकर के कहां जा रहे हैं, आपके लोकसभा के अंदर लगभग, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, दिल्ली के पास 7 सीट्स, तो 7 की 7 सीटें अगर आप देखेंगे तो किसके पास आ रही है भैया, दिल्ली के पास आ रही है, मतलब जो कि काफी अच्छा नंबर है यूनियन टेरिटरीज के अंदर। और करंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, करंट स्ट्रेंथ अगर आप सबको ऐड कर दोगे तो भारत का जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा का, दैट इज 543, ठीक है। तो देखो सबको ऐड करने के बाद कितना बना, 543, तो ये भाई भारत के करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा का। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, लास्ट टॉपिक अपना ये, तो यहीं पे इसको एंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत क्लियर है, तो आप यहाँ एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यहीं पे ऐड कर देता हूं यहाँ पे, कि जो भारत का करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा का, जो करंट स्ट्रेंथ है वो 552 नहीं है, 552 मैक्सिमम होता है, ठीक है। जो करंट स्ट्रेंथ आप लोकसभा का कह सकते हैं दैट इज 543, ठीक है। करंट स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे आपका, 543, 543, ठीक है। अब इस 543 के अंदर 524 सीटें स्टेट से आती हैं और 19 सीटें आपकी यूटी से आती हैं, ठीक है। तो 524 आपका स्टेट से है और 19 जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। 19 सिटीज का सीट्स कहां से आपकी, यूनियन टेरिटरीज से। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पे ध्यान रखनी है, एक चीज और आपको जो यहां पे ध्यान रखनी है बेटा, वो ये है कि अभी जो है ना एक अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। एक अमेंडमेंट किया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा जो आपकी 2 सीटें थी ना एंग्लो इंडियन वाली, उनको अभी यहां पे हटा दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो हमारी एंग्लो इंडियन सीट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां नोट कर लीजिए कि जो 104th अमेंडमेंट हुआ था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 2020 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ भाई, ये हुआ है आपका जनवरी 2020 में, ठीक है। जनवरी 2020 के अंदर, जनवरी 2020 में इसने क्या किया है, रिमूव्ड द 2 सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, रिमूव्ड जो आपके 2 सीट्स है ना, 2 सीट्स किसकी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पहले राष्ट्रपति हमारे 2 सीट्स यहां पे रिजर्व करते थे, तो अभी वो यहां पे हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यार क्या चीज हटा दी गई, क्या चेंजेस है। तो ये करंट का सिचुएशन है, ये जो 104th संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है जनवरी 2020 में, उसने यहाँ पे ये जो प्रोविजन था ना आपका एंग्लो इंडियन वाला, ये यहाँ पे खत्म कर दिया है, नॉमिनेशन को आपको बिल्कुल एंड कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए। तो यार इसी के साथ हम भी आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे। देखिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की और भी चीजें जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, डन। अच्छा चलो, तो ये तो हो गया यार अपना लोकसभा राज्यसभा वाली पार्ट। अच्छा, अब यहां पे ना फटाफट से बात करें, देखो इसको लर्न नहीं करना है, एक्स्ट्रा है, प्लीज डोंट लर्न,
इसको याद मत करिएगा बेटा, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लेकर के आऊं, बिकॉज बच्चों में एक क्यूरोसिटी होती है कि सर देखिए कितनी कहां पे कितनी सीटें हैं, तो इस वजह से मैं आपके लिए लेकर के आऊं। तो प्लीज इसे लर्न मत करना, रटना मत, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, कुछ लास्ट पोल्स करते हैं, आप बच्चों के साथ कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूं एंड देन वील मूव फर्दर, ठीक है। चलिए, आइए कुछ आगे के भी क्वेश्चंस करवाता हूं, देखता हूं कितने बच्चे यहां पे क्वेश्चंस कर पाते हैं। लेट्स हैव सम क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं जाते आते हैं ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, क्योंकि विधायक बनने की बात चल रही थी, ठीक है। हाँ, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वालिफिकेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है ना, वोटिंग की बात नहीं की जाए, चुनाव लड़ना है, तो मिनिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी क्वालिफिकेशन के और भी पॉइंट्स अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप यहां पे चुनाव नहीं लड़ पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डन। चले, तो लोकसभा मेंबर का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पहली बात 25 साल की एज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, जो इलेक्टोरल रोल्स मतलब जो वोटर्स लिस्ट होती है, उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, डेप्ट मतलब कर्जा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, एंड साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को सही तरीके से पूरा कर पा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि लोन लेकर के तुम चुनाव लड़ रहे हो, कर्जा लेकर चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल नीड्स आपके पूरे होने चाहिए। साथ ही साथ सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यार आप किसी सरकारी जॉब में हो, आपको वहां से पैसा आ रहा हो, जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, सर गवर्नमेंट जॉब से आपको पैसा आ रहा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर हो आप, और फिर आप चुनाव लड़ने की बात करो, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ क्रिमिनल नहीं होने चाहिए भाई आप, इंपॉर्टेंट है कि प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। प्रोक्लेम्ड मतलब कि आप जब चुनाव लड़ने जा रहे हो तभी आपके ऊपर क्रिमिनल केस लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से होगा तो कोई बात नहीं है, आप डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हो तभी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस यहां पे लग गया। एंड आप परफेक्ट माइंड के होने चाहिए, साउंड माइंड मतलब कि आपका दिमाग संतुलन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी आप जो है यहां पे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा इस चीज को कि मतलब इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया आपका मैच नहीं होता है तो आपको यहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका दिमागी संतुलन सही हो, जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस टाइम कोई आपने क्राइम ना कर दिया हो, उसी टाइम पहले के क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं आप पे चल रहे होंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ने जा रहे हो उसी टाइम कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग सही होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर्ली, आप पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, आप कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर रहे हो जिससे कि आपको पैसा आ रहा हो सरकार से, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए, तो आप यहां पे एकदम एलिजिबल हो चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए, अब लेट्स हैव अ क्वेश्चन हियर, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो, ओके, सो एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से फटाफट से। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है अपना? क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। क्वेश्चन है कि मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। कंटेस्ट मतलब फाइट करना, लड़ना चुनाव, ठीक है। चार ऑप्शंस, आप चुनाव में एज ए कैंडिडेट खड़े होने की बात कर रहे हो, लड़ने की बात कर रहे हो, वोट डालने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। बेटा मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती, याद रखेगा, ठीक है। मिनिमम एज पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, तो मिनिमम ही होती है, मैक्सिमम एज यहां पे नहीं होती। मैक्सिमम तो आप बुढ़े हो, जिंदा हो, लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिनिमम एज है, देयर इज नो मैक्सिमम एज, 20, 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज है, कोई भी मैक्सिमम एज यहां पे नहीं होती, याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, डन। बहुत बढ़िया, सुपर। ओके, वेरी नाइस गाइस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन भी मैं बना देता हूं फटाफट से आपको, अगला क्वेश्चन भी बना देता हूं भाई।
वेरी नाइस, क्या बात है। 25 साल होती है बेटा मिनिमम एज, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 25 साल होती है, 25 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, तो याद रखेंगे सारे बच्चे ऑप्शन बी। 97% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। चिन्मय, धर्मेश, फरहान, राशि, विवेक, मंजिला, सानवी, अंशिका, अनेरी एंड आलिया फिरदौस, क्या बात है। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए तो लोकसभा फटाफट से, ओके। इफ holds an office of profit, ठीक है, not able to clear debt और इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब आप अपना कर्जा नहीं उतार पाते, इसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी या फिर इंसॉल्वेंट होना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैं यहां पे दे देता हूं आपको, दैट इज ऑफ हैव अनसाउंड माइंड। हैव अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है दिमागी संतुलन ठीक ना होना, ठीक है, दिमागी रूप से बिल्कुल बीमार होना, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको क्या लगता है, चार ऑप्शंस आपके पास, 45 सेकंड्स का समय है। क्या लोकसभा मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, यानी कोई सरकारी जॉब पे वो काम कर रहा है, पैसे आ रहे हैं वहां से सरकार की तरफ से, अपना कर्जा क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर इंसॉल्वेंट जिसको आप कहते हैं होना। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब अपने कर्जा क्लियर नहीं कर पाते या आपका दिमागी संतुलन यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, सुपर, डन, वेरी नाइस गाइस, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन भी बेटा आज का है ना, इसके क्लास को वाइंड अप करेंगे। गार्गी यार तो इतना लेट हो जाता है गार्गी, यार तुमसे बात ही नहीं हो पा रही यहाँ पे, है ना, वीडियो कॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ बेटा गार्गी को मैं। गार्गी बच्चे कॉल करनी है तुमको, है ना, नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर कि हाँ नेक्स्ट टाइम कॉल कर सकते हैं। सैटरडे इकोनॉमिक्स वाला क्लास है तो थोड़ा हल्का क्राउड रहता है, मतलब कम लोग बच्चे रहते हैं, तो विल मेक श्योर कि एक बार गार्गी को कॉल कर लिया जाए भाई, है ना गार्गी जी। हाँ गार्गी से मैंने कल भी प्रॉमिस किया था कि गार्गी बच्चे कॉल करूंगा तुमको मैं, है ना, फिर आज से वो प्रॉमिस टूट रहा है भाई। छम से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। चलो यार दिक्कत क्या है ना बच्चों, तुम्हारे एक तो ना सिलेबस बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा सिलेबस, ऐसे वालों के साथ बहुत जुल्म किया जाता है, बहुत पढ़ाया जाता है तुमको, है। चलो उस चक्कर में बच्चे हमारे बेचारे इतने दुखी हो चुके हैं, क्या किया जाए। अच्छा एक चीज और है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे लिखूंगा, तो प्लीज उसको पढ़ लेना, है ना। फैक्ट्स ऑफ द डे से आपका डीएच से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा नोट्स में, फिर मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। तो फैक्ट्स ऑफ द डे में लिख दूंगा लास्ट में, तो प्लीज नोट्स को पढ़ लेना, फिर आप डीएचए जाके सॉल्व करोगे, आपका डीएचए मस्त सॉल्व हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो करेक्ट आंसर वेरी सिंपल, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें होंगी तो यार डिस्क्वालीफाई तो आप हो ही जाओगे, डेफिनेट सी बात है भाई। 95% बच्चे सही कह रहे हैं, वेरी नाइस। चिन्मय, फरहान, धर्मेश, हमजा, राशि, मौलिक, रुद्र, सिद्धांत, आलिया और मानस। दिक्कत बहुत बढ़िया, फरहान भाई, चिन्मय, सिद्धांत, हमजा, मुंजिला, आलिया, राशि, मानस, अर्नफ एंड विवेक विद अस, वेरी नाइस विवेक, ठीक है। चलिए तो यार देखो फैक्ट्स ऑफ द डे में लिखूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखूंगा यहाँ पे, तो उस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेना नोट्स के अंदर, एंड उसके बाद ही जाकर के अपना डीएचए सॉल्व करिएगा, तो आप आसानी से आराम से डीएचए कर पाओगे। देखिए मैं डीएचए रिमूव नहीं करवा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस अपन बढ़िया से कर चुके हैं, आज के टॉपिक से कर चुके हैं, ठीक है। कुछ एक आध क्वेश्चंस आगे के टॉपिक्स के भी हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके लिए डाल दूंगा, उन फैक्ट्स को आप पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया से आप अपना मस्त तरीके से अपने डीएचए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए अब देखो कई बार क्या होता है यार कि डीएचएस मतलब अपन जनरेट करते हैं सिस्टम से, है ना, बट होता यही है कि भैया वो डीएचए कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आगे निकल जाता है ना, या कई बार आपको सामान समझाने में, आपको सिखाने में, चीजें में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। यार गार्गी बच्चे पहले तो भैया को ढूंढना पड़ेगा मेरे को, किसी भैया को, वहां के एक वीडियो कॉल सेटअप करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन वीडियो कॉल कर लेंगे, गार्गी को मैंने कल भी प्रॉमिस किया था, इकोनॉमिक्स वाली क्लास में ही कर लेंगे, उसमें टाइम रहता है अपने पास, ठीक है। कुछ एक डाउट्स मैं आपके फटाफट से देख लेता हूं जल्दी से, है ना, कुछ कॉमन डाउट्स है तो कॉमन डाउट्स अपन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके बच्चे ऑर्गन्स मैंने आपको अभी बताया, सूर्यांशी स्टार्टिंग मैंने आपको ऑर्गन्स ही बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, राइट। सिंपल सी बात है, ऑर्गन्स का मतलब होता है जो एक ही लेवल पे है ना, लेजिस्लेचर कानून बनाना, यानी पार्लियामेंट आपका हो गया, एग्जीक्यूटिव आपके मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हो गया, जो उस कानून वगैरह को, पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाते हैं, और आपका कोर्ट्स जिनका काम होता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, वो ऑर्गन्स कहलाते हैं सरकार के, ठीक है। एंड लेवल्स का मतलब होता है कि जो देश है, हमारे देश के अंदर स्टेट्स हैं, है ना, उन स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स है,
हमारे देश को चलाने वाली एक सरकार है जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, तो हमने क्या किया हुआ है कि जो देश को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमने अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट बनाई है। एक गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो। एक स्टेट्स को मैनेज करती है, अलग अलग स्टेट्स की अपनी होती है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और एक लोकल लेवल पे पंचायत होते हैं, नगर निगम होते हैं, उसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है यार, फर्स्ट क्लास में बताया था बहुत अच्छे से, और सेकंड में बताया आपको, तो क्लासेस प्रॉपर फॉलो करो बेटा, ठीक है। बच्चे इक्वल पावर्स उनके होते हैं, बहुत सिंपल सी पावर है, इक्वल पावर्स उनके पास इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की पावर को कंट्रोल रख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, तब तो यार उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज कहता है कि भैया मैं किसी की बात नहीं सुन रहा, तो ये तो गलत हो गया ना, तो उसको हटाने का भी तो प्रोसीजर होना चाहिए, तो प्रोसीजर पार्लियामेंट के अंदर है। अब पार्लियामेंट में कोई मंत्री बहुत पावरफुल हो जाए, कहता है भैया मैं तो अपनी मनमानी चलाऊंगा, तो कोई और होना चाहिए ना उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा मतलब ये था कि इनकी पावर ऑलमोस्ट इक्वली है, बैलेंस्ड है, ठीक है, पावर डिवाइडेड है, सबको बताया गया कि भैया आपका ये काम है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया किसी के साथ कि आपको ज्यादा पावर दे दी गई जिससे आप अपनी मनमानी चलाओ। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्वल डिवीजन या फिर बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। नाइस क्वेश्चन, दैट्स गुड। व्हाट इज फंक्शन ऑफ होम मिनिस्ट्री? यार बहुत सारे फंक्शंस होते हैं भाई, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेज करना, आपके सारे जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, आपका इंटेलिजेंस मैनेज करना जिसको आप खुफिया एजेंसीज कहते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटीज को इंप्रूव करना, ये सारा काम होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बड़ी मिनिस्ट्री है भाई, ठीक है। चलिए, पुलिस एंड मिलिट्री बिलोंग टू विच वन? यार पुलिस आपका स्टेट सब्जेक्ट है, मैंने आपको क्या बताया कि पुलिस आपका स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट और मिलिट्री डिफेंस का पार्ट है। तो मिलिट्री डेफिनेट सी बात है नेशनल इंपॉर्टेंस में आती है ना, तो मिलिट्री आएगी यूनियन लिस्ट में, पुलिस आएगा स्टेट लिस्ट के अंदर, यही हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा फोकस क्लास में, ठीक है। होम मिनिस्टर मैंने बता दिया आपको। जुडिशरी के यार सिंपल सी बात है लविश का बेटा, जुडिशियल का मतलब होता है जुडिशरी, कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका काम क्या होता है यार? सिंपल सी बात है, इस बात को मेक श्योर करना कि सरकार संविधान फॉलो करके ही सारे काम कर रही है। कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना चाहते हो, कहां जाओगे? कोर्ट में जाओगे ना। आपके साथ कुछ इंजस्टिस हुआ, आप कहां जाओगे? कोर्ट में जाओगे। तो कोर्ट का काम बहुत सिंपल है, किसी तरीके के इंजस्टिस को यहां सॉल्व करना, आपको इंसाफ दिलाना, दैट इज व्हाट द कोर्ट डज, है ना यार, बड़े बच्चे हो यार, इंसाफ। Sir, can we say that judiciary protects the laws? Yes, Aditya, that's a nice statement. Judiciary law को protect भी करती है, make sure भी करती है कि कोई उसका undue advantage ना उठाए, and that's a very nice statement. Good, अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि यार किसी नेता के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करना। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि मनमानी चलाना। आज को तुम जो भारत का चीफ जस्टिस होगा ना, उसको भी हटा सकते हो अगर वो अपने ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, तो उसको हटाने को हम इंपीचमेंट कहते हैं। पार्लियामेंट कहेगा यार कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही से काम नहीं कर रहा है, बायस्ड है, पार्शियल है, तो उसको हटाने का भी प्रोसीजर है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के यहां पे काम करना, ये नहीं होता कि अपनी मनमानी चलाना, ठीक है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। चलिए, किस ऑर्गन में आते हो प्रेसिडेंट, किस में? भाई प्रेसिडेंट किसी ऑर्गन्स में नहीं आते, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट बनता ही तीन चीजों से, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, ठीक है, ऑन पेपर्स तो एटलीस्ट है। प्राइम मिनिस्टर जो आपके प्रधानमंत्री साहब हैं बेटा, वो आपके लेजिस्लेचर का भी पार्ट है ना। लेजिस्लेचर मतलब आपके, मैंने कहा ना, मंत्री हैं वो, तो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, पार्लियामेंट में कानून बनाने का भी काम है उनका, और वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है। बिकॉज प्रधानमंत्री के पास जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह का जो डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो सारा का सारा प्रधानमंत्री के अंडर ही आता है, ठीक है। आई बात समझ में? डन। राज्यसभा को बेटा हम इलेक्ट नहीं करते, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, जो अलग अलग स्टेट के असेंबलीज के जो मंत्री लोग होते हैं ना, वो मिलकर के राज्यसभा इलेक्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जब आप इलेक्ट नहीं कर रहे, आपके बिहाफ पे जो आपने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हुए हैं वो किसी चीज को इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन अगेन, ठीक। सर जीएसटी एबल ऑन मिलिट्री मैन? जीएसटी यार प्रोडक्ट्स पे लगता है, सामान पे लगता है, आदमी पे नहीं लगता, ठीक है। तो आप जो भी सामान खरीद रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जीएसटी लगता ही है, ठीक है, इट्स अ कॉमन लॉ। डन। राज्यसभा बच्चे हम सुश्रिता आगे पढ़ेंगे, अभी लोकसभा के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, देन विल कम टू द राज्यसभा वाला पार्ट, ठीक है। डन। के मेंबर्स गवर्नमेंट के किस ऑर्गन में आते हैं? बच्चे देखिए दोनों ही है, मैंने आपको कहा ना, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, कई बार एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। एग्जीक्यूटिव में भी जो मंत्री लोग, खासकर जो इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री की पर्सनल टीम, ठीक है, जिसके कैप्टन प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो दोनों का काम करते हैं, कानून बनाने में भी काम आते हैं, लॉज बनाने में भी, पॉलिसीज बनाने में भी काम करते हैं, और उनको लोगों तक पहुंचाने का ही काम करते हैं। तो इनका रोल डुअल है, दोनों में पार्ट है,
ठीक है, डन। व्हाट अबाउट पीओके एंड एक्साइट्सिन? बट एक्साइट्सिन एंड पीओके तो आपका पॉलिटिकल इश्यूज हो गया ना, वो तो बहुत अलग बात होगी। पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, कुछ पार्ट चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो हम पावर डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं उनके साथ, वो तो कब्जे वाली बात है, इलीगली कब्जा है वहां पे। अगर फ्यूचर में कोई रेजोल्यूशन निकलता है तो हो सकता है हमारे पार्ट बन जाएंगे दोबारा से हमारे देश के, तब हम देखेंगे कैसे पावर को एक्सटेंड करना है वहां पे, ठीक है, डन। बच्चे आर्टिकल्स, हम बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, विल कम टू दैट। बच्चे मैंने क्या बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कुछ यूनिटरी फीचर्स भी, यूनिटरी फीचर्स मतलब हम लोग जैसे पावर डिवाइड करते हैं, बट कुछ जगह हम लोग पावर डिवाइड नहीं भी करते हैं, जिससे देश की यूनिटी, अखंडता, एकता बनी रहे, है ना। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमने लिए, जैसे भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो हमने कई सारे फीचर्स यहाँ पे किए, क्वेश्चंस किए, तो एक बार लेक्चर को पढ़ो यार, थोड़ा जल्दी आया करो, ठीक है भाई। वाइस प्रेसिडेंट एक तरीके से चेयरमैन होता है राज्यसभा को, जो पूरा ऑर्गेनाइज करता है वहां की सारी मीटिंग्स वगैरह, ठीक है। राज्यसभा बच्चे अपन करेंगे तो उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे, डन, चलिए, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में बच्चे कोकरेंट नहीं होता भाई, कॉन्करेंट होता है शन। कॉन्करेंट में मतलब जो स्टेट और आपके सेंट्रल दोनों के इंटरेस्ट की बातें हैं, मतलब दोनों उसमें इंटरेस्टेड है लॉस बनाने में, जैसे शादी हो गई, है ना, जंगल हो गए, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया, ये सब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों उसमें कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर लगड़ा झगड़ा लड़ाई हो जाती है तो भैया उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उसी को यहां पे माना जाएगा। बेटा बहुत डिटेल में समझाया है, तो टाइमली क्लास में आया करो, लेट आओगे तो फिर इस तरीके के डाउट्स आएंगे आपके, ठीक है। टाइमली आओगे तो इस तरीके के डाउट्स नहीं आएंगे, बिकॉज क्लियरली पता चलता है कि बच्चा टाइम पे कौन सा आता है, टाइम पे नहीं आता, तो फोकस करो और टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो, जरूरी, ठीक है। चल बच्चे कोई बात नहीं भाई, मत पढ़ो यार, मैं तो, मेरा काम है पढ़ाना भाई, मैं तो वो भी पढ़ाऊंगा जो यूनिटी फीचर जिनके आ रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो पढ़ाऊंगा यार, तो इट्स माय जॉब, है ना, बिकॉज मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूँ शान भाई, सबको पढ़ा रहा हूँ, तो सबको पढ़ाना कर्तव्य है भाई, ठीक है, सिंपल एज दैट। बेटा वैष्णवी क्लास पढ़ो, क्लास ना स्टार्टिंग से पढ़ो, तुम उसके लिए बहुत जरूरी है। तुम अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो यार तो फिर ऑब्वियस सी बात है क्लास में लास्ट में आ रहे हो आप, तो एटलीस्ट हैव सम थोड़ा सा डेडिकेशन क्लास को ज्वाइन करने का, टाइमली ज्वाइन करने का। यूनियन कॉन्करेंट स्टेट बिल्कुल लिख करके बताया, प्रॉपरली बताया, तो प्लीज हैव अ लुक एट द क्लास, दोबारा जाके देखो बेटा, थोड़ी मेहनत करना सीखो, शॉर्टकट से काम नहीं चलता, ठीक है, डन। बच्चे फंक्शंस ऑफ आईएएस कोई एक सिंगल फंक्शन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 24 जॉब्स हैं, 24 तरीके के जॉब प्रोफाइल हैं, ठीक है, और हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग है बेटा, ठीक है। आप डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे, आपका काम अलग है, आप आईआरएस बनोगे, आपका काम अलग है, तो इट्स लाइक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी बहुत सारे प्रोफाइल्स आते हैं, बहुत सारे जॉब्स आते हैं, डिपेंड करता है आप कहां पे क्या पोस्टेड हो। आप किसी की अथॉरिटी के आप एमडी बन सकते हो, सीईओ भी बन सकते हो, आप डीएम बनोगे तो पूरे सिटी को मैनेज करोगे, तो इट्स डिफर्स, इट्स अ ह्यूज ब्रैकेट, ठीक है। चलिए एक टॉपिक अपीजमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इसके लिए, क्या बच्चे, बहुत सिंपल है वैष्णवी बच्चे, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है नेशनलिज्म वाला टॉपिक में, आप वहां पे जाकर रेफर कर सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर, या फिर अपने सब्जेक्ट बुक को भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है, सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम बोथ द केसेस, डन। चलिए तो यार गार्गी से अगली बार वीडियो कॉल करना है, मैं आज लिस्ट में, चेकलिस्ट में लगा लूंगा इस चीज को, ठीक है। और भी डाउट्स को बच्चे आप अपने डाउट्स पोर्टल पे भेज सकते हो। देखिए चैप्टर लंबा है थोड़ा सा, आई एग्री विद दैट, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आपको मजा आएगा। टाइमली आया करो क्लास में यार, आपके जब डाउट्स चैप्टर के स्टार्टिंग से आते हैं ना, या फिर क्लास के स्टार्टिंग से आते हैं, वो दिखाता है कि आप क्लास में थे ही नहीं। तो जब मैं कोई चीज बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, आप वहां पे गायब हो, आप हो ही नहीं क्लास के अंदर, तो ऑब्वियस बात है आपको वो चीज कभी आएगी ही नहीं दोस्त, ठीक है। तो क्लास में ना एक हैबिट डालो एटलीस्ट टाइमली आने की, अगर आप टाइमली नहीं आते तो मेक श्योर कि एटलीस्ट रिकॉर्डेड पार्ट उससे क्लास का उतना पोर्शन आप देख लो, सो दैट आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए। अब अगर मैं तुमको अल्फाबेट पढ़ा रहा हूं, ए टू जी पढ़ा रहा हूं, है ना, और मैं बच्चे को ऑलरेडी ए से लेकर के एच तक पढ़ा चुका हूं, और बच्चा बोले सर ए टू एच क्या होता है, तो दैट मींस कि तुम क्लास में वहीं प्रेजेंट है वहां पे, है ना। तो क्लास में एक रेगुलर हैबिट डालो, पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, पंक्चुअल रहोगे, बैकलॉग्स नहीं बनेंगे, रिकॉर्डेड जहां पे छूटा है उसको प्लीज पढ़ा करिए, एंड दिन का दिन रिवाइज करिए। आप ऐसी के बच्चे हो यार, कंटेंट ज्यादा है, टाइम लेता है, तो प्लीज मेक इट अ हैबिट, ठीक है। चलिए इसी के साथ मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, गार्गी सैटरडे वाला वीडियो कॉल, ठीक है, पक्का नोट कर लेता हूं चेकलिस्ट में, एंड लेट्स मूव इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। तब तक के लिए रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट नोट्स डाल के जा रहा हूं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर डिगेट से सॉल्व करिएगा, एंड मिलते हैं हमसे अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। स्टे ट्यून्ड विद पीडब्ल्यू गाइस, लव यू गाइस एंड बाय बाय, टेक केयर।